दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत बढ़िया मुझे आमद है, आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्टोरी। रिबॉर्न ऑफ इनोसेंट प्रिंसेस, चैप्टर 1, ट्रैजिक फायर। शिवाय राजवंश। 71 साल का 6 महीना। शिवाय राजवंश के सुंदर राज्य में पूरे महल में हलचल थी। दूर आगे तहखानों में बहुत अंधेरा और शांति थी। सिर्फ किसी की हल्की सांसें सुनाई दे रही हैं। अचानक से तहखाने का दरवाजा आवाज के साथ खुला और कमरे में रोशनी भर गई जब दो सैनिक मशाले लेके अंदर आए। कोने में कोई ठंडी जमीन पर बैठा है जबकि उसके हाथ किसी कपड़े से बांधे हुए हैं। आवाज आने पर उस बैठे हुए इंसान ने अपना सिर ऊपर करके देखा। सिर ऊपर करने के बाद पहली चीज जो उसने देखी कि कोई लंबा इंसान सुनहरे चमकीले कपड़ों में खड़ा है। मेरे युवराज, उस दुबली औरत ने कहा। उसकी आवाज काफी कमजोर थी लेकिन कमरे की शांति की वजह से उसकी आवाज कई बार सुनाई दी। क्या अब आप खुश हैं? वो लंबा आदमी जो कमरे के बीच में खड़ा था वो शिवाय राजवंश के युवराज पार्थ थे। उन्होंने उस कमजोर औरत की तरफ देखा जो नीचे बैठी थी। वो काफी कमजोर और दुबली थी लेकिन उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी, उसके बिगड़े हुए चेहरे पर। उसके गालों पर करने के निशान थे जिसकी वजह से वो बहुत डरावनी लग रही थी। अगर तुम मुझे चाबी के बारे में बता देती तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होता। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? युवराज ने अपनी आवाज को हल्का करके बोलने की कोशिश की। चाबी? उस दुबली औरत ने अपना सिर झुकते हुए बोला, युवराज, मुझे कुछ नहीं पता। युवराज का चेहरा गुस्से से भर गया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम्हारे पिता की मौत से पहले उन्होंने तुम्हें चाबी दी होगी लेकिन तुम सच हो बोल रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बहुत तड़पाऊं उसके बाद तुम सच बोलोगी? क्या आप मुझे अभी तड़पा नहीं रहे हैं युवराज? उस दुबली औरत ने पूछा। उस बात को 3 साल हो गए राजकुमार, और शायद आज का ही दिन था जब 4 साल पहले हमारी शादी हुई थी। पार्थ की आंखों में कुछ अलग भाव थे। वो अपने दिल को धीमा करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने सामने बैठी औरत को अच्छे से पहचानता है। वो ऐसा कुछ भी नहीं कहेगी जो वो नहीं बोलना चाहती। पार्थ ने अपनी आंखें झुके और उसकी तरफ कोमल नजर से देखा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें इतना दर्द क्यों सहना है? क्यों नहीं बता देती तुम की चाबी कहाँ है? मुझे पता है कि अपने माता पिता की मृत्यु का बहुत गुस्सा है। मैं मदद करना चाहता था लेकिन मैं सिर्फ एक राजकुमार था और पिताजी के कामों में कुछ भी बोलने का हक नहीं था। वो यहाँ के सम्राट थे और मुझे उनके रास्तों पर ही चलना पड़ा। उसने उस औरत के बालों पर हाथ फिराया और एक बाल की कर को कान के पीछे कर दिया। उस औरत का शरीर बहुत कमजोर था और उसके बाल उलझे और खराब। कभी एकदम साफ और सुंदर, आज बहुत गंदी और बदसूरत। युवराज ने गहरी सांस लेने के बाद कहा, तुम हमारी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति, इसलिए तुम्हें मेरे पीछे रहकर मेरी ताकतवर बनने में मदद करनी चाहिए। क्योंकि आगे चलकर जब मैं सम्राट बनूंगा तो तुम मेरी सम्राज्ञी बनोगी। तो ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम चाबी ढूंढने में हमारी मदद करो। एक बार मैं सम्राट बन गया तो तुम सबके ऊपर राज कर सकती हो। पार्थ सिर्फ चाहता था कि वो सच बता दे जिससे वो चाबी ढूंढ सके। मेरे युवराज, उस औरत ने हल्के से हंसा लेकिन उसकी आवाज बहुत भरी थी। मैं युवरानी बनी और अभी ये तहखाने में बंद हूँ किसी मुजरिम की तरह। आपको लगता है कि मेरे शरीर में इतनी शक्ति है? मैं ताकतवर होने के बारे सोची या किसी के ऊपर राज करने के बारे? वो औरत जोर से हंसी। उसकी हंसी डरवानी और दर्द से भरी थी जिसकी वजह से मशाल लिए सैनिक भी आश्चर्य में आ गए। युवराज गुस्से में खड़े हुए और बोले, तू कपटी औरत। पार्थ ने औरत की तरफ उंगली करके कहा, मैं तुझे सिर्फ एक मौका दे रहा था कि अपनी आगे की जिंदगी खुशी से बिता सके लेकिन तू नहीं मान रही। तू कितनी बड़ी मूर्ख है। मुझे पछतावा है कि मैंने तुझसे शादी की। एक बीवी का फर्ज है उसके पति की सेवा करना और तू मेरी बीवी होकर इतनी छोटी चीज में मेरी मदद नहीं कर सकती। तेरे लिए मेरे दिल और मेरे महल किसी में जगह नहीं है। शिवाय राजवंश को तेरे जैसी कपटी युवरानी की कोई जरूरत नहीं है, पार्थ ने चिल्लाकर कहा। वो दुबली औरत ऐसे जोर से हंसी जैसे उसने युवराज को नहीं सुना। उसकी आंखें भर आए और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी त्वचा सूख गई है और अब उसके दिल में उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। क्या ये वही सुशील और कोमल राजकुमार है जिससे इसने 4 साल पहले शादी की थी? उसने इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, सिर्फ इसकी बीवी बनने के लिए, सिर्फ इसका प्यार पाने के लिए, और फिर भी अंत में उसने इसे तहखाने में बंद करके बहुत परेशान किया। क्या उसके त्याग और प्यार का यह उपहार था? उसने अपना सिर उठाकर उस आदमी को देखा जो अब भी अच्छा दिखता है लेकिन अब वो पागल नहीं है। वो जानती है उस मुस्कान के पीछे कैसा इंसान है। वो औरत भी मुस्कुराए। मेरे युवराज, आपने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया।
ये तक अपने मेरे पूरे परिवार को मारने पर मजबूर किया और मुझे यहाँ तहखाने में बंद कर दिया। अपने उन झूठे सबूत पे विश्वास किया और मुझे बचाने की कभी कोई कोशिश नहीं की और आप मुझे पे कपटी होने का इल्जाम लगा रहे हैं। उसकी आवाज में बहुत दर्द था लेकिन फिर भी वो जोर से बोल रही थी। वो अपने शरीर को घसीट के आगे की तरफ लाए और अपने हथकड़ियों को जोर से जमीन पर पटकने लगी। उसकी आंखों आंसुओं से बहुत लाल हो गई थी जिसकी वजह से लग रहा था कि उसकी आंखों से खून का तालाब की तरह बह रहा था। मैंने आपके लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया फिर भी आप खुश नहीं हुए। अब आप मुझसे और क्या चाहते हैं? क्या आपने मुझे अपनी बीवी माना भी था? युवराज पार्थ, आप कुछ नहीं, बस एक धोखेबाज है जो अपने अलावा किसी की नहीं सोचता। आपने मेरे पिता पर देश को धोखा देने का आरोप लगाया और उन्हें मरने पर मजबूर किया। आपने मेरी मां को विधवा बना दिया और उन्हें दर्द से मरने पर मजबूर किया। आपने तब भी कुछ नहीं किया जब मुझसे किसी बाहर वाले के साथ संबंध में होने का आरोप लगा। आप वहां थे, खड़े होकर देख रहे थे कैसे सब मुझे मौत के समुद्र में धकेल रहे थे और अब आपको जानना है कि चाबी कहाँ है। वो औरत जोर से हंसी और उस आदमी को घूर रही थी। तुम्हें पता है क्या, आप सही है। मेरे पिता ने मुझे चाबी के बारे में बताया था और वो चाबी मेरे पास है, उस औरत ने कहा। पार्थ की आंखें आश्चर्य में बड़ी हो गई और उनमें नई तरह की रोशनी थी। मुझे पता था। बता मुझे कहाँ है वो? बता मेरे युवराज, आपको पता है उस चाबी का क्या उपयोग है? उस औरत ने युवराज का जवाब देने की जगह कहा, आपके पिता को भी उस चाबी के बारे में नहीं पता। अब आप उसके बारे में इतना जानना चाहते हैं तो सुनिए, वो चाबी एक स्रोत है बहुत ताकतवर बनने की। ये भी बोला जाता है जिस पे वो चाबी होते हैं वो देश को 100 साल तक राज कर सकता है। पार्थ ने उसके तरफ देखा और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसका शरीर कांप रहा था। उसे पता था कि उस चाबी में बहुत ताकत है। इसने अपने पिता को भी उसके बारे में पता चलने नहीं दिया था, लेकिन वो उसके बारे में जानकारी नहीं के पा रहा। वो चाबी स्वर्गीय 4 नंबर सैनिकों के मुखिया पे थी जो उसकी युवरानी के पिता भी थे। अगर उसे पता होता कि वो चाबी वो मरने से पहले अपनी बेटी को दे जाएंगे तो चाबी के लिए ही सही युवरानी को अच्छे से रखा होता। मारवी, हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम पर लगे इल्जाम बहुत बड़े हैं और उन पर सबूत भी हैं। अगर तुम मुझे चाबी के बारे में बता दो तो मैं पिताजी से बात कर सकता हूँ कि तुम बेकसूर हो और हमारी मदद कर सकती हो, तो वो तुम्हें ये से निकाल कर तुम्हें तुम्हारी जगह वापस दे देंगे और तुम हमारे राजवंश के वंश को जन्म दे सकती हो। मैं कुछ भी करूंगा जिससे पिताजी तुम्हें माफ कर दे और यहाँ से निकल वाले। तुम्हें सिर्फ हाँ कहना है। वो उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। वो सोचता था कि कोई औरत पैसा और ताकत नहीं छोड़ेगी। वो सोच रहा था कि वो उसे कभी मना नहीं करेगी और हाँ बोल देगी क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और पूरे दिल से अपने आप को इसे दे दिया था। मारवी हंसी, युवराज मैं आपकी बीवी हूँ, आपको लगता है मुझे वो सब चीजें चाहिए? शायद चाहिए होती बीते हुए वक्त में, लेकिन अब नहीं। उद्धरण चिन्ह। पार्थ को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाकर बोला, ठीक है, अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें कई मायके दिए लेकिन तुमने सब ठुकरा दिए। तुम सब कुछ छोड़कर जा सकती थी और एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी, लेकिन नहीं, तूने यहाँ मरने की सोचा है। वो उसकी तरफ देखकर रुक गया। ऐसा लग रहा था कि वो इंतजार कर रहा है कि वो हाँ बोलेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ वो युवराज को घूर कर देख रही थी बिना कई भाव के। पार्थ को अपने अंदर कुछ अजीब महसूस हुआ। मारवी उसे हमेशा बहुत प्यार और चिंता के साथ देखती थी। वो जब भी उसके सामने जाता था वो मुस्कुरा देती थी, लेकिन अब नहीं। उसे ऐसा लग रहा था उसके सामने उससे प्यार करने वाली औरत नहीं, कोई अजनबी बैठ था। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर की। इसे चाबी चाहिए लेकिन वो नहीं देगी। उसे वो किसी भी हालात में चाहिए, लेकिन मारवी ही है जिसे पता है कि वो चाबी कहाँ है। उसने गुस्से में कहा, सैनिकों, इस पूरी जगह को जला दो। सबको बता दो कि युवरानी की तबीयत बिगड़ गई और वो अजीब हरकतें करने लगी। उसे शांत कराते वक्त उन्होंने गलती से तहखाने में आग लगा दी। युवराज ने उस औरत की तरफ एक बार देखा और वह से बाहर चले गए। उन 2 सैनिकों ने बिल्कुल समय खराब नहीं करा और तैयारी करने लगे। वो बाहर की तरफ झांककर पूरे कमरे पर तेल डाल रहे थे और फिर बाहर निकलने से पहले अपनी मसाले वहां फेंक गए। पार्थ बाहर खड़ा सब देख रहा था कि कैसे आग सब चीजों को धीरे धीरे जला रही थी। वो फिर से चिल्लाया, अभी भी समय है, अगर तुमने मेरी बात मान की तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। मूर्ख मत बनो और चाबी के बारे में मुझे बता दो। मारवी अपने शरीर को दीवार के सहारे से टिका कर खड़ी हुई। उसने अपने आसपास देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसकी आंखों में दर्द था और दिल बदले से जल रहा था। उसने उस आदमी को देखा जो एक समय पर उससे प्यार करता था।
वो सिर्फ इसकी हालात का जिम्मेदार नहीं था बल्कि इसने अपना सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर दिया था, उसके बाद भी इसकी ऐसी मृत्यु होगी। वो सोच रही थी कि इसके साथ ही ऐसा अत्याचार क्यों। आग आसपास होने बाद भी वो चिल्लाए और बोली, युवराज पार्थ, मैं इससे याद रखूंगी। तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। तुम रक्षक, यह मत सोचना कि तुम इससे बच जाओगे। अगर भगवान ने तुम्हें सजा नहीं दी तो मैं भूत बनकर आऊंगी और तुम्हें सजा दूंगी। अगर मुझे एक बारी और मिली तो मैं कसम खाती हूं तुम्हें बर्बाद करने की। मैं जब तक नहीं रुकूंगी जब तक तुम्हें अपने हाथों से मार न दूं, वो चिल्लाए। युवराज, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और उसकी चीख आग में समा गई। पार्थ ने वहां खड़े होकर सब देखा। मारवी के साथ चाबी मिलने का सुराग भी जल गया और खत्म हो गया। जब वो उसे बता नहीं रही थी कि चाबी कहाँ है तो वो पार्थ के किसी काम की नहीं थी और वो उसे जीने नहीं दे सकता था क्योंकि उसे कई गहरे राज पता थे उस चाबी से संबंधित। मरते वक्त भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने आज तक इतनी जिद्दी औरत नहीं देखी थी। जाओ आग बुझा दो और पिताजी को खबर दे दो, उसने हुक्म दिया जब वो तहखाने से बाहर जा रहा था। दिविज, उसने अपने सेवक को बुलाया जो उसके पीछे ही चल रहा था। जी युवराज, जाओ चाबी को ढूंढो, कुछ तो सुराग होंगे मारवी के पिता के घर में। हम वो चाबी ढूंढनी है, युवराज ने कहा और फिर लंबे कदमों में वहां से बाहर निकल गए। दिविज ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। Ch2 रीबर्थ ऑफ प्रिंसेस, शिवाय राजवंश, सेमीकोलन, प्रधानमंत्री का महल। बाहर हल्की हवा चल रही थी और खिड़की पर लगे पर्दे उसकी वजह से उड़ रहे थे। यहाँ का आंगन बाकी महल के आंगनों से छोटा था और थोड़ा टूटा हुआ भी था। बगीचे के बीच में एक पानी का एक छोटा तालाब था। ये काम कर रहे नौकरों की संख्या भी कम थी। सिर्फ 2 कम उम्र की लड़कियां अपने मालिक के साथ और 2 कम उम्र के सेवक। 2 लड़कियां कमरे के अंदर कहीं थी और कोई भी हल्के रोने की आवाज सुन सकता था जो शांत कमरे से आ रही थी। एक लड़की जो सेवकों वाले कपड़े पहनी थी वो अपने मालिक को देख रही थी जो कुर्सी पर बैठकर रो रहे थे। उसकी आंखें बिस्तर के पास पड़े शरीर पर गई को एकदम एक लाश जैसा लग रहा था। कुमारी, हम क्या करेंगे? उस लड़की ने धीरे से पूछा। उसके मालिक की आंखें उस बिस्तर के पास शरीर पर पड़ी और उसका दिल थम गया। नंदिनी, उस औरत ने रोते हुए आवाज लगाई। उसके परिवार की एक लौटी सदस्य अब एक लाश की तरह बिस्तर के बगल में पड़ी थी। वो उसकी आवाज का जवाब भी नहीं दे रही, उसकी सिर्फ एक छोटी बहन। अगर उसे कुछ हो गया तो ये क्या करेगी? उन दोनों के माता पिता बहुत पहले ही मर गए और बहनों को अकेला छोड़ गए थे। वो जानते थे कि बाकी लोग उनका परिवार नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए, असलियत में नहीं। छोटी मालकिन बहुत दिन से बीमार है। मैंने बड़ी मालकिन को बता दिया था लेकिन उन्होंने हमारी छोटी मालकिन के लिए कोई चिकित्सक नहीं भेजा। कल रात उनका बुखार इतना बढ़ गया था कि उनका पूरा शरीर कपकपा रहा था और उसके बाद उन्होंने हिलना बंद कर दिया और ऐसे ही पड़ी है। बिना कुछ बोले, बिना हिले, दूसरी सेवक को कमरे के गेट पर खड़ी वो भी रोने लगी। उसने अपने मालकिन को ऐसे बेसुध हालत पर बेड पर पड़ा देख के उसे बुरा लग रहा था। उसे यहाँ की बड़ी मालकिन बिल्कुल नहीं पसंद। वो बीमार लड़की के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे उनका खून का रिश्ता न हो। अगर उसकी मालकिन मार गई तो वो भी खुशी से उनके साथ ही चली जाएगी। उसने अपना इरादा पक्का कर लिया। कुमारी, क्या हमें बताना चाहिए? पहली सेवक ने फिर से पूछा। वो लड़की जो कुर्सी पर बैठकर रो रही थी उसने अपना सिर उठाया और अपनी छोटी बहन के चेहरे को सहलाया। उसका चेहरा बेरंग और सफेद हो गया है। उसका शरीर ठंडा पड़ गया है। उस लड़की के हाथ रुके और वो फिर से रोने लगी। मेरी बहन, मेरा इकलौता परिवार, तुम अपनी बड़ी बहन को ऐसे छोड़कर देसे जा सकती हो? अब मैं क्या करूंगी और यहाँ कैसे रहूंगी? उस लड़की ने पूछा, अपनी आंखें बंद करके रोने लगी। नंदिनी, मुझे ऐसे पूछे छोड़कर मत जा, उसने बोला। दोनों सेवक शांति से खड़े होकर रो रही थी। पूरा आंगन शांत था। नंदिनी के शरीर पर एक सफेद रोशनी पड़ी और उसका शरीर हिला। उसके मुंह से दर्द से भरी आवाज निकली आए, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और झपझपाई कमरे की रोशनी की वजह से। उसने इधर उधर देखा और वो आश्चर्यचकित हो गई। वो कहाँ है? वो तो मर गई थी ना। Ch3 रीबर्थ। छोटी मालकिन उठ गई। किसी के खुशी से बोलने की आवाज आई। नंदिनी उस आवाज की तरफ मुड़ी। वो एक लड़की थी, शायद 16 साल की। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पे हंसी। नंदिनी, किसी के कोमल से हाथों ने उसके हाथ पकड़े अपनी तरफ देखने के लिए। वहां एक और लड़की थी जो बहुत सुंदर थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुम? वो रो गई। मैंने सोचा कि मैंने तुझे खो दिया। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि तू उठ गई है।
नंदिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। एक वक्त वो तहखाने में आग के समुद्र में जल रही थी और दूसरे वक्त अब वो कुछ अनजाने चेहरों को देख रही थी। इसका तो कोई रास्ता ही था कि कोई उसे बचाए, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुंच गई। अचानक उसके सिर में दर्द हुआ और कुछ तस्वीरें दिखी। उसने अपना सिर जोर से पकड़ लिया। क्या हुआ? उसके बगल में बैठी हुई लड़की ने पूछा। क्या तुझे दर्द हो रहा है? उमी, पानी ले क्या? लड़की के पीछे खड़ी सेवक ने अपना सिर हिलाया। उसने एक पानी का ग्लास लाके दिया और नंदिनी ने उसे पूरा पी लिया। उसने अपने दिल को शांत किया और फिर उस लड़की को देखा जो अभी उसका हाथ पकड़ी हुई थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, बड़ी दीदी, क्या मैंने आपको डरा दिया था? उसके सामने जो लड़की बैठी थी उसका नाम शिवानी था। वो इस शरीर की असली मालिक की बड़ी बहन है। थोड़ा सोचने के बाद नंदिनी ने समझा कि वो जिंदा नहीं है बल्कि दूसरे शरीर में आ गई है। इस शरीर की मालिक का नाम नंदिनी था, जिसकी मौत हो गई बुखार से क्योंकि उसका इलाज सही समय पे नहीं किया गया, लेकिन उसकी मौत ने मारवी को जीने का एक और मौका दिया है। उसे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन वो इसके लिए बहुत खुश थी। वो नंदिनी के लिए बहुत दुखी थी जैसा व्यवहार हुआ उसके साथ, लेकिन उसकी वजह से मारवी को एक मौका मिला इस शरीर में फिर से जन्म लेने का। नंदिनी, मैं बहुत डर गई थी। शिवानी रो रही थी। उस औरत ने किसी चिकित्सक को लाने से मना कर दिया था और मेरे पास भी बिल्कुल पैसे नहीं थे जिससे मैं उन्हें बुलाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा, तू। नंदिनी ने उसका हाथ हल्के से सहलाया। मैं अब ठीक हूं, बुखार भी चला गया है। मारवी ये नहीं बोल सकती थी कि वो उसकी बहन नहीं है। वो तो पहले ही काफी बड़ी थी जब वो आग में मार गई। वो 21 की थी, लेकिन नंदिनी तो बहुत छोटी थी, सिर्फ 16 साल की। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। शिवानी मुस्कुराए। उसका भागता हुआ दिल अब थोड़ा शांत हुआ। तुझे भूख लगी है? मैं तेरे लिए कुछ बना देती हूँ छोटी रसोई में। नंदिनी को याद आया शरीर की मदद से कि दोनों बहनें अभी के प्रधानमंत्री के नीचे रहते थे, लेकिन असलियत में वो खुद के दम पे ही रहते थे। प्रधानमंत्री का घर उन्हें कुछ भी नहीं देता था और वो एक छोटे से आंगन में रहते थे जो कि प्रधानमंत्री के घर के कोने से जुड़ा हुआ था। उनकी बाकी के लोगों से भी कोई बात नहीं होती थी, किसी त्योहार या कोई उत्सव के अलावा। नंदिनी में मुस्कुराया और कहा, ठीक है। नंदिनी को बहुत अजीब लग रहा था कि उसकी मारवी नाम की जिंदगी अब खत्म हो चुकी थी। वो उस तहखाने में कितनी बुरी तरह मारी थी, लेकिन फिर भी कोई भूतनी बनी बल्कि किसी दूसरी लड़की के शरीर में फिर से जन्म ले लिया। उसे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसे दोबारा अवसर दिया है। वो उसे एक और अवसर दे रहे हैं कि वो अपनी सब गलती सही करे और हर चीज को सही करे। नंदिनी ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। छोटी कुमारी, क्या आपको कुछ चाहिए? वो छोटी लड़की जो उसके बिस्तर के बगल में खड़ी थी उसने पूछा। नंदिनी ने अपनी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और इस लड़की को अपने आप को देखते हुए पाया। उस लड़की का नाम विधि था। इस शरीर मतलब असली नंदिनी की काबिल सेवक। नंदिनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मेरे लिए एक शीशा ले आओ। विधि ने अपना सिर हिलाया और कोने की तरफ बढ़ी। उसने वहां से एक भूरे रंग का शीशा उठाया और नंदिनी को दे दिया। जब उसने शीशे में देखा तो एक अनजाना चेहरा पाया। उसका चेहरा किसी बच्चे जैसा था। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि असली नंदिनी 16 साल की थी। उसकी मौत कितनी जल्दी हो गई और उसमें उसकी गलती भी नहीं थी। वो अपनी जिंदगी जी सकती थी अगर उसके नाम वाले परिवार ने उसकी थोड़ी भी मदद की होती। उसके चेहरे पर कटने के निशान भी थे। वो निशान उसकी सीधी भान से होते हुए उसके गाल से जाके उसके कान तक था। उसकी वजह से वो बदसूरत लग रही थी। ये चेहरा ऐसा नहीं था कि कोई आदमी इसे 2 बार देखेगा। नंदिनी ने अपनी आंखें से उस निशान पर देखा और उसका दिल टूट गया। वो फिर जिंदा हुई है और उसका सिर्फ एक मकसद है कि उसे शिवाय राजवंश से बदला लेना है और उसे खत्म करना है, और उसके लिए उसे एक अच्छी प्रेरणा चाहिए। विधि, मेरे लिए एक चाकू और स्याही ले आओ। विधि, जो अपनी मालिक को हर चीज करते हुए देख रही थी, चौंक गई जब नंदिनी ने उससे अचानक आवाज दी तो। उसने अपनी मालकिन को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना था। उसके बोलने का ढंग और है भाव इतने बदल गए हैं कि वो एकदम अलग इंसान लग रही है। बिना कुछ बोले उसने नंदिनी का कहना माना और उसे चाकू और स्याही लाके दी। नंदिनी अपने बिस्तर से खड़ी हुई। उसका शरीर सही नहीं था, लेकिन फिर भी वो अच्छे से चलकर खिड़की तक पहुंच गई। आसमान साफ था, सिर्फ कुछ बादल थे। इस जिंदगी में वो नहीं रुकेगी जब तक वो सबको बर्बाद न कर दे जिसने भी उसे दर्द दिया है। वो उन्हें बेरहमी से मरते हुए देखना चाहती है इन्हीं आंखों से। उसने चाकू को निकाला और शीशे की तरफ देखा। अपने नीचे वाले होठ को दांतों में दबाकर अपने दिल को कर्रा करा और चाकू को अपने चेहरे के निशान पर काटने लगी और उसका खून बहने लगा।
विधि जोर से चिल्लाई जब उसने देखा कि क्या हो रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मालकिन कुछ ऐसा करेगी। नंदिनी ने अपने चेहरे पर कुछ निशान बनाए थे, उसके सीधी तरफ उसके चोट के निशान को ढकते हुए। उसका आधा चेहरा खून में बिगड़ गया था, लेकिन नंदिनी एक बार रोई या हिली भी नहीं। मालकिन आप क्या कर रही है? विधि इतना डर गई थी, बात भी चीख कर रही थी। शिवानी जो उमी के साथ खाना बनाने गई थी वो भागकर कमरे में आए। वो बहुत चौंक गई नंदिनी की हालत देखकर। नंदिनी, ये तू क्या कर रही है? शिवानी ने उसके हाथ को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने हाथ ऊपर कर दिए। चिंता मत करो बड़ी दीदी, ये कुछ भी नहीं है। उसने चिकू नीचे रखा और फिर एक ब्रश लेके उसे स्याही में डूबा दिया। उसने शीशे में देखा और जो निशान अभी उसने बनाए उन्हें रंगने लगी। ये निशान बहुत बदसूरत था, तो मैं इसे सुंदर बना रही हूँ। ये उसको ये भी बताएगा कि उसका फिर से जन्म क्यों हुआ है। Ch4CH4 मीटिंग विद मैडम उर्वी। शिवानी की आंखें नम हो गई, क्योंकि वो जानती थी इन निशानों की वजह से नंदिनी को कितना कुछ सहना पड़ा था। उसका चेहरा एकदम सही था, लेकिन अगर उनके चाचा की छोटी बेटी नायरा ने ये किया ना होता तो नंदिनी का चेहरा बिल्कुल सही होता। नंदिनी ने उन निशानों को रंगना बंद दिया और खून को अपने चेहरे से साफ किया। चोट के फिर से खुलने के दर्द से नंदिनी का शरीर कपकपा गया, लेकिन उसने जो जीने का रास्ता चुना वो इससे कई ज्यादा दर्दनाक और मुश्किल था। उसका चेहरा खराब तो हो ही गया था, दूसरों के हिसाब से तो उसने अपने चेहरे को ऐसा बना लिया कि अब कोई उसे भूल नहीं पाएगा। अब से जो भी उसे देखेगा उसके चेहरे के इन रंग से भरे निशानी को भुला नहीं पाएगा। क्या तेरे दर्द हो है? शिवानी ने चिंता में पूछा। मेरे पास कुछ दर्द की गोलियां हैं, क्या तुझे चाहिए? नंदिनी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। उसने एक जबरदस्ती की मुस्कान दिखाई। वो नहीं चाहती थी कि ये दर्द जाए। ये दर्द उसे याद दिलाता है कि उसके दिल में कितना दर्द और बदला लेने की इच्छा है, और वो इसे दूर नहीं जाने देगी। जब तक नहीं तब तक वो उस परिवार को बिल्कुल खत्म नहीं कर देती। नंदिनी तू। शिवानी ने एक गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन इतनी कैसे बदल हुई। नंदिनी तो बहुत सीधी थी और अब उसने अपने आप को इतनी चोट लगा ली और एक आंसू भी निकाला। नंदिनी ने शिवानी के चेहरे को देखा, वो समझ गई थी कि शिवानी क्या सोच रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और शिवानी का हाथ पकड़ लिया। बड़ी दीदी, मुझे पता है आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस बारे में इतना मत सोचो। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। हम यहाँ रह रहे हैं, फिर भी चाचा ने कभी हमारी चिंता नहीं की। उन्होंने कभी चिंता नहीं की और न ही करेंगे। उनके लिए सिर्फ सभा में इज्जत और जगह की चिंता है। सबके सामने वो हमारे लिए चिंता दिखाते हैं, लेकिन असलियत तो हम जानते हैं ना। शिवानी ने उसकी तरफ देखे हाँ में सिर हिलाया। ये बात उसे कैसे समझ नहीं आई। उसने इन सालों में जो भी हुआ सब देखा है, तो जो भी नंदिनी बोल रही थी वो सच था और वो कुछ नहीं बोल सकती थी। हम अपने ऊपर ही जीना होगा। हम दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकते, और अपने ऊपर निर्भर होने के लिए हम ताकतवर बनना होगा और दिखना भी होगा। अगर माँ और पिता ये होते तो। नंदिनी रुक गई और नीचे सिर कर लिया। नंदिनी, मुझे माफ कर दे। शिवानी रो गई और नंदिनी को गले लगा लिया। नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये इन लोगों को नहीं जानती थी, लेकिन नंदिनी और मारवी दोनों अपनी जिंदगी में अकेले थे और उन्हें अपनी जिंदगी के लिए खुद लड़ना था। वो अपनी पुरानी जिंदगी नहीं बदल पाएगी, लेकिन वो इस नई जिंदगी को बदल देगी, और इस बार उस पर एक जिम्मेदारी भी है, उसकी बहन, और उसे अपनी बहन की किसी भी हालत में रक्षा करनी है। उसी वक्त दूसरे तरफ की एक सेवक दूसरी सेवक को लेके आई। बड़ी कुमारी, आपकी बड़ी मालकिन ने महल आने का बुलावा दिया है। नंदिनी और शिवानी दूर हुए और उन दोनों सेवकों की तरफ देखा जो कि बुलावा लेके आई थी। नंदिनी के चेहरे पे अब भी कुछ खून के निशान थे और वो स्याही अभी अच्छे से सूखी नहीं थी। जो सेवक बुलावा देने आई थी उसने नंदिनी की तरफ देखा और नजर नीचे कर ली। महल जाने का बुलावा? नंदिनी ने ऊपर देख के कहा। उसकी आंखों में अचानक से ठंडापन आ गया। ऐसा लग रहा है कि हमारी मालकिन साहिबा के पास बताने के लिए कुछ ऐसे ही जिसके लिए उनसे इंतजार नहीं हुआ। मालकिन उर्वी एक बहुत ही होशियार और चालबाज औरत थी, जिसने इस घर के मालिक यानी कि यह के प्रधानमंत्री से शादी की जब वो सिर्फ 17 साल की थी। एक अफवाह ये भी थी कि उनका रिश्ता शादी से पहले भी वो एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसके अंत में उनकी शादी हुई। प्रधानमंत्री पूरब उर्वी से नहीं मिले थे जब उनकी सगाई एक जानेमाने व्यापारी की बेटी से हो गई थी, लेकिन जब तक शादी की तारीख तय होती हर जगह ये खबर फैल गई कि प्रधान को किसी औरत के सतह सोते पकड़ा गया था, और फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो और उर्वी एक साथ संबंध में थे। वो एक दूसरे से प्यार करते थे और उनकी सगाई उनकी मर्जी के खिलाफ परिवार द्वारा कराई गई थी।
ये खबर फैलने की वजह से पूर्व के परिवार को उर्वी से उनकी शादी करानी पड़ी अपनी इज्जत बचाने के लिए, और उसके बाद उर्वी इस जगह की मालकिन बन गई और हर कोई उससे वही बुलाता है। तब से उसने 2 सुंदर बेटियों को जन्म दिया जिनके नाम थे नायरा और कियारा। उसकी बेटियों को पूरे साम्राज्य में अच्छी इज्जत थी। प्रधान का पूरा परिवार अपनी जिंदगी ऐश और आराम से जी रहे थे, लेकिन उन लोगों ने कभी उन दोनों बेटियों के बारे में नहीं सोचा जो महल के पीछे के ही टूटे हुए आंगन में रहती थी। महल के पास ही एक छोटा सा घर था जिसमें उनके प्रधान पूरब के असली खून के भाई रहते थे अपने परिवार के साथ। लेकिन पैसे की कमी होने की वजह से और उनके बहुत काम करने की वजह से पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। वो अपनी बेटियों को अपने पर पे खड़ा कर पाते उससे पहले प्रधान और उन लोगों ने सबको अच्छे से ये दिखाया कि वो दोनों बहनों का अच्छे से ख्याल रखते थे और सबका दिल जीत लिया था, लेकिन किसी को भी यहाँ की असलियत नहीं पता थी। शिवानी और नंदिनी को अपनी जिंदगी अपने बल पर जीनी थी। ये रहने के लिए बस हर महीने 10 तांबे के सिक्के आते थे। ये तक यहाँ काम करने वाले सेवकों को कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन उन सेवकों ने अपनी जिंदगी दोनों बहनों के नाम कर दी थी। विधि और उमी दोनों यहाँ सिर्फ दोनों बहनों की वजह से थी, और बाकी 2 सेवक जो ये काम करते थे वो थोड़ी शर्मीली लड़कियां थीं। ये आंगन और कमरे पीछे की तरफ थे, इसलिए यहाँ कोई आता नहीं था, तो सभी लोग यहाँ शांति से रहते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे। नंदिनी ये बात अच्छे से जानती थी। वो इस बात के लिए खुशनसीब थी कि असली नंदिनी अपनी यादें इस शरीर में छोड़ गई है, जिससे मारवी सब कुछ समझ सकती है। वो अब कोई कमजोर औरत नहीं है पहले की तरह। उसके फिर से जन्म लेके का मकसद था बदला, और वो नहीं रुकेगी जब तक उसे पूरा ना कर ले, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकती। उसका दूसरा जन्म बहुत बुरी हालत में हुआ था बिना किसी मदद के। वो अपना बदला कैसे लेगी जब उस पे खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है और कुछ भी जिससे वो सब कुछ संभाल सके। चैप्टर 5 मीटिंग विथ मैडम उर्वी। कुछ भी करने से पहले नंदिनी को ये सोचना होगा कि सब करना कैसे है जिससे उसकी बहन की जान सुरक्षित हो। पिछली जिंदगी में उसके कोई भी भाई या बहन नहीं थे, लेकिन इस जिंदगी में उसके पास एक बड़ी बहन है जो उससे बहुत प्यार करती है। असलियत में तो वो शिवानी से बड़ी है, लेकिन अब वो बड़ी है और नंदिनी छोटी, क्योंकि अब वो मारवी नहीं है, बिना ताज की युवरानी। वो अब नंदिनी है, प्रधान के घर की एक छोटी बच्ची। अब मैडम को क्या चाहिए? शिवानी ने कहा, क्या कोई उत्सव है जिसमें वो चाहती है हम भी शामिल हो? शिवानी भोली थी, बेवकूफ नहीं। नंदिनी ने मेज पर रखे हुए खाने को देखा। ज्यादातर खाना शाकाहारी था। वो अब खर्चा बहुत कम कर है, लेकिन इस खाने से शरीर को कोई फायदा नहीं होगा शायद, नंदिनी ने कहा और विधि की तरफ मुड़ी। जा बाकी दोनों को भी बुला दे, ज्यादा खाना नहीं है, 6 लोग नहीं खा पाएंगे तो हम सब एक साथ खा लेंगे। विधि ने चौंक कर देखा, कुमारी आप और बड़ी कुमारी खा लीजिए, हम बाद में देख लेंगे। क्या देख लोगे? नंदिनी ने कहा, अगर तुम आधा पेट भी नहीं खाओगे तो काम कैसे करोगे? तुम्हें अपना शरीर खराब करना है। अभी खर्चे काम है और साथ खाने से समय भी बचेगा, और वैसे भी हम सब एक ही चीज खाने वाले हैं, तो बाद में खा के क्या करोगे? नंदिनी ने कुछ प्लेट निकाली। प्लेट पे बना चित्र छूटने लगा है। इसे पता चल रहा था कि वो कितनी पुरानी थी। उसने खाना परोस दिया, फिर कहा, जा विधि इन दोनों को भी बुला ला। विधि का दिल खुश था। वो जानती थी कि उसकी मालकिन का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वो इतनी उदार होंगी। मालिकों का सेवकों के साथ खाना तो कहीं नहीं होता था, लेकिन मालिकों का सेवकों को अपने जैसा माना कहीं नहीं दिखेगा। अगर कोई रास्ता नहीं हो और उसे इस टूटे घर में भूखा भी रहना पड़ेगा तो विधि पीछे नहीं हटेगी। उसने अपने आंख के कोने से आता हुआ आंसू पोंछा और सिर हिलाकर खुशी से एक कमरे की तरफ चली गई। भूमि कोने में खड़ी, आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ी थी। थोड़ी देर में दोनों बाकी सेवक भी आ गया और सबने शांति से खाना खाया। उनका घर हमेशा बहुत शांत रहता था। बड़ी दीदी, मैंने इस बारे में सोचा था। हम यहाँ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन ये कोई और किसी को इस जगह के बारे में नहीं पता। उमी और विधि के खाने की मेज साफ करने के बाद नंदिनी ने कहा। शिवानी ने उसकी तरफ देखा, हमारे पास कोई हक या ताकत नहीं है। कोई हम पहचानता नहीं है तो हमारे पास कोई अच्छा घर कैसे होगा? अगर शायद पिता और माँ जिंदा होते तो क्या? नंदिनी पूछना चाहती थी। अगर वो जिंदा भी होते तो क्या करते? नंदिनी के पिता एक गरीब आदमी थे। उनके दादाजी पढ़े लड़के के लिए महल और सब कुछ छोड़ गए, लेकिन दूसरे बेटे का क्या को गरीबी में तड़प रहा था। माँ और पिता ने हम खुश रखने के लिए बहुत मेहनत की। शिवानी ने कहा, तू बहुत छोटी थी, तू नहीं जानती, लेकिन मैंने देखा है। उन्होंने हम सब कुछ देने की पूरी कोशिश की, लेकिन दादाजी की वजह से वो अपने जगह पर आगे नहीं बढ़ पाए। दादाजी पिता की तरफ ऐसे क्यों थे? नंदिनी ने पूछा।
एक पिता जो अपने दोनों बेटों को अलग तरह से रखते थे। नंदिनी को इस बात पर कुछ शक था, क्योंकि पिता जीबीवी के जन्मे बच्चे नहीं थे। मुझे अच्छे से नहीं पता, लेकिन एक बार माँ ने कहा था हमारी दादी दादाजी की असली बीवी नहीं थी। माँ ने यह भी कहा था कि दादाजी हमारी दादी को घूमते वक्त मिले थे और उन्होंने अपनी रात सतह गुजारी थी। दादाजी दादी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन दादी जी ने उन्हें जाने से मना कर दिया, क्योंकि एक पिताजी से पेट से थी, तो उन्होंने दादाजी को उन्हें महल ले जाने को कहा। लेकिन पिता को जन्म देते हैं उनकी मौत हो गई, क्योंकि उनका शरीर दर्द नहीं खेल पाया और पिता को अकेला छोड़ गई। दादाजी ने हमारे पिता को अपनाया नहीं था, लेकिन ठुकराया भी नहीं था। मैंने सुना था कि उन्होंने पिता को बिना किसी प्यार और इज्जत के बड़ा होने दिया। वो उन्होंने के इसलिए किया जिससे पिता को पता चले कि दादाजी उन्हें अपनाना नहीं चाहते थे। नंदिनी को अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी, अपनाना नहीं चाहते। वो थे जो किसी अजनबी औरत के साथ सो गए, उसे पेट से कर दिया और फिर एक इस्तेमाल किए हुए जूते की तरह फेंक दिया। क्या उस आदमी में दिल भी था? अगर द्वारा लड़का उनकी बीवी ने पैदा नहीं किया तो क्या थे तो वो उनके ही खून। वो उन्हें अपनी जिंदगी में परेशान होते हुए देखते रहे, लेकिन पिता की तरह उनकी मदद नहीं की। कितना नीच आदमी। मेरे ख्याल से अब हम मैडम से मिलने जाना चाहिए। वो गुस्सा करेगी अगर हम देर से जाएंगे तो, शिवानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। नंदिनी खड़ी हुई। उसे पता था कि इस न्योते में कुछ खास नहीं है, और फिर उसके दिमाग में ऐसा कोई उत्सव नहीं आ रहा था जिसके लिए वो इन्हें बुलाएंगी। वो इन्हें सिर्फ किसी चीज के बारे में दिखाने के लिए बुला रही होंगी। लेकिन मैग, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बड़ी दीदी। नंदिनी मुस्कुराए। उसे पता था कि शिवानी डरी हुई थी। मैडम ने कई सालों को उनको बहुत परेशान किया हुआ था। उनसे वो सब करवाती थी जो वो चाहती थी, लेकिन अब चीज बदल गई है। वो अब कोई सीधे कोमल लड़की नहीं रही। वो एक युवरानी थी जिसने 2 जिंदगियां जी है। उसके जैसी कोई छोटी कदम उसके नजरों में कुछ नहीं है। न्योते से लगता है वो सिर्फ कुछ बताना चाहती है, तो बड़ी बात नहीं है। नंदिनी मुस्कुराए। उसकी नजर मेज पर पड़े धागों पे पड़ी। तब तक आप बुनाई क्यों नहीं कर लेती? ठीक है, शिवानी ने कहा। मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि उन्हें क्या बोलना है। नंदिनी ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। उसके पीछे विधि शांति से चली गई। बड़ी मालकिन, क्या आपकी बुनाई करनी है? ऊमी ने पूछा। शिवानी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। हमारे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा कितने पढ़ने का मन था, लेकिन हमारे पास है नहीं तो बुनाई ही कर लेती हूँ। ऊमी मुस्कुराई। मालकिन, आपकी बुनाई बहुत अच्छी है। मैडम ने आपके लिए कोई भी शिक्षक नहीं लगाया था, फिर भी आप उन बहनों से अच्छी बुनाई करती है जिन्हों के कई सालों से सीखा। माँ को बुनाई करना बहुत पसंद था। शिवानी ने मुस्कुरा के कहा। मुझे खुशी है उन्होंने मुझे कुछ तरीके बता दिए। उसने अपना सिर उठा के खिड़की के बाहर देखा। वो सोच रही थी कि क्या ऐसा दिन आएगा जब वो और उसकी चोरी बहन अपनी जिंदगी शांति से जिएंगे। 6 नई युवरानी का चयन। नंदिनी का छोटा और टूटा घर महल के पीछे वाले हिस्से में ही था, फिर भी उसको महल के द्वार तक पहुंचने में आधा घंटा लग गया। रखवाली करने के लिए 2 आदमी द्वार पर ही खड़े थे। जब उन्होंने नंदिनी को उनकी तरफ आते हुए देखा तो पहले तो उन्होंने घिनौना सा चेहरा बनाया, पर जैसी ही नंदिनी उनके करीब पहुंची उनकी आंखें चौड़ गई। उसने अपने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी उसके सीधे गाल पर वो आकृति। गहरी स्याही उसके छोटे से चेहरे पर साफ दिख रही थी और काफी चमक रही थी। उन्हें आज लगा कि छोटी लड़की बहुत बदली लग रही है। नंदिनी ने उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे मैडम ने बुलाया था। दोनों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाकर द्वार खोल दिया। विधि जो नंदिनी के पीछे खड़ी थी वो चौंक गई। वैसे ये आदमी उनको परेशान करते थे, लेकिन आज उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उसने अपन सिर हिलाया और नंदिनी के पीछे अंदर चली गई। प्रधान के बीच वाले आंगन में एक बड़ी सी कुर्सी पर एक औरत बैठी थी जिसकी उम्र 30 होगी। उसके कपड़े साफ थे और महंगे आभूषण पहनी थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसके अलावा वहां उसकी 2 बेटियां भी बैठी थी। कियारा, प्रधान की पहली और बड़ी बेटी जो 16 साल की है, और नायरा जो 15 की है। वो खुशी से बातें कर रहे थे। माँ, क्या ये सच है? नायरा ने काफी खुश होते पूछा। वो अपनी खुशी नहीं छुपा पा रही थी, इतनी खुश थी। मैडम उर्वी मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल, तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता इतने गंभीर मामले में झूठ बोलेंगे? तुम्हारे दादाजी ने भी मंजूरी दी है, मैडम ने हल्के से कहा। नायरा मुस्कुराई। बड़ी दीदी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। कियारा सिर्फ हल्का सा मुस्कुराए और अपनी चाय का एक घूंट लिया। नायरा ने द्वार की तरफ देखा और मुंह बनाया। वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई है?
जैसे ही उसने पूछा, उनकी एक सेवक अंदर गई और उनको बताया, मैडम, पीछे वाले घर से लड़की आई है। मैडम उर्वी अपना हाथ हवा में हिलाते हुए इशारा किया कि अंदर आने दो उसे। थोड़ी देर बाद नंदिनी विधि के साथ अंदर आ गई। उसने पूरे आंगन में देखा, फिर उसकी नजर बीच में शांति से बैठे 3 लोगों पर पड़ी। नायरा ने गंदी सी शक्ल बनाई, तू यह इतना देर से क्यों आई है? माँ तुम्हारे लिए बहुत देर से इंतजार कर रही है। नंदिनी ने सिर्फ उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। वो मैडम उर्वी की तरफ मुड़ी और हल्के से कहा, मैडम हमें क्यों देखना चाहती थी? नायरा, जो अभी तक अनदेखा हो रही थी, गुस्से में आ गई। वो बिना धैर्य वाली औरत है और दूसरों को परेशान करने में उसे बड़ा आनंद आता है। जब नंदिनी ने उसे अनदेखा किया तो वो बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन उससे पहले वो चिल्ला पाती, कियारा ने उसका हाथ पकड़ लिया उसे रोकने के लिए। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कियारा को उसे घूरता देख वो चुप हो गई। परेशानी मत बना, कियारा ने कहा, माँ अभी यही है, सिर्फ रुक और देख। दुख के साथ नायरा ने अपनी माँ की तरफ देखा और शांत हो गई। मैडम, जो नंदिनी को देख रही थी, उन्होंने कहा, नंदिनी तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? नंदिनी मुस्कुराई, मैडम ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको नहीं पता। उसकी मुस्कान खुशी नहीं, उन्हें परेशान करने के लिए थी। मैडम उर्वी चौंक गई। वो अच्छे से जानती थी कि नंदिनी के चेहरे को क्या हुआ था। नायरा पूरी पागल थी और उसने ही नंदिनी के चेहरे को ये किया था। उसके चेहरे के वो कटे के निशान नंदिनी को बदसूरत दिखाते थे, लेकिन आज मैडम ने देखा कि वो निशान आज एक आकृति में बदल गए हैं। वो चौंक गई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि वो आकृति उसके चेहरे पर बदसूरत नहीं लग रही थी, बल्कि वो काफी अलग लग रही थी। उसे भूल जाओ, मैडम उर्वी ने अपना हाथ ऊपर उठाकर बोला। वो इस बारे में बात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो करेगी तो बाद में नायरा की बात जरूर आएगी। तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? बड़ी दीदी काम रही थी। वो आना चाहती थी, लेकिन वो टूटा हुआ घर में सेवकों की कमी है तो उन्हें काफी काम खुद करना पड़ता है। नंदिनी ने जवाब दिया, टूटा घर? मैडम उर्वी ने कहा, हाँ वो वैसे भी बहुत पुराना और टूटा है, तो जो भी तुम बुलाना चाहो। मैडम उर्वी ने नंदिनी से बैठे के लिए कहा। नंदिनी शांति से बैठ गई। अब तुम यहाँ आ गई तो मुझे कुछ बताना था। हम लोग अलग रहते हैं, इसके बावजूद तुम दोनों बहनें अब भी हमसे जुड़े हुए हो। यह एक खुशी का अवसर है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी शामिल हो। मैडम उर्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी पर गर्व से देखा। हमारी कियारा बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि इसे युवराज की महाराजकुमारी के रूप में चुना गया है। सम्राट ने ये बात तुम्हारे चाचा जी को बताई। नंदिनी चौंक गई, युवराज? लेकिन युवराज तो शादीशुदा है ना? तुझे अभी नहीं पता? नायरा ने शक्ल बनाते हुए कहा। वो गिरी हुई पिछली युवरानी का इससे क्या लेना देना है? उसका पहले से ही किसी और आदमी के साथ चक्कर था और उसे फिर भी राजघराने में रहना था। नंदिनी ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और उसका दिल फिर से जलने लगा। वो इतने गुस्से में थी कि वो उसी वक्त नायरा का गाला उड़ा देना चाहती थी, यह बकवास करने के लिए। नायरा, ये किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रही हो? मैडम उर्वी ने अपनी बच्ची की तरफ देखते हुए कहा। वो नंदिनी की तरफ मुड़ी। नायरा ने जो भी कहा गलत तरीके से कहा, लेकिन वही सही है। पिछली युवरानी तहखाने में 3 दिन पहले मर गई थी। ये बोला गया कि वहां अचानक आग लग गई और उनकी वहां मौत हो गई। अब क्योंकि महल में युवराज की बीवी नहीं है, तो सम्राट ने कहा कि कियारा एकदम सही औरत रहेगी। तुम्हारे चाचा उनके एक सलाहकार भी है, तो वो खुश थे कि उनके हमारे साथ अच्छे रिश्ते होंगे। मैडम उर्वी ने गर्व से कहा। बड़ी दीदी, आप पूरे शिवाय राजवंश में सबसे सुंदर हो और कलाओं में भी बहुत अच्छी हो, तो सम्राट को पता है कि उनके युवराज के लिए कौन सही रहेगा। नायरा ने बहुत बड़ी मुस्कान दी। कुछ लोगों की तरह की नहीं, उसने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा। उसने सोचा कि नंदिनी को जलन होगी, लेकिन वो चौंक गई। जैसे ही नंदिनी खड़ी हुई, अगर यही बात थी जो आप बताना चाहती थी, तो मैं अपनी बड़ी बहन को ये बता दूंगी। अब मुझे जाना चाहिए, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैडम उर्वी ने आंखें चोरी करके देखा और सोचा कि नंदिनी ने कोई भाव भी नहीं दिखाया। मैडम ने अपने हाथ हिला के उसे जाने को कहा। नंदिनी मुड़ी और बाहर जाने लगी। बड़ी दीदी, आगे जाकर आप यहाँ को सम्राज्ञी बनोगी। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। नायरा के खुशी के शब्द नंदिनी के कानों में गूंजे। नंदिनी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई जिस वक्त वो पीछे मुड़ी। एक अजीब और डरावनी मुस्कुराहट फिर से उसके चेहरे पर आ गई। ओह, सम्राज्ञी! वो भी देखना चाहेगी कि अगर युवराज सम्राट बन भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि आज से असली युवरानी नर्क से वापस आ गई है शिवाय राजवंश की किस्मत लिखने। Chapter 7 Just 7 ch 7 plans of both sides।
जब नंदिनी वापस उस टूटे घर में पहुंची तो उसने देखा कि शिवानी बहुत ध्यान से बुनाई कर रही है। को लाल और नीले रंग इस्तेमाल कर रही थी, जबकि उमी उसके पीछे खड़े होकर उसकी बुनाई को देख रही थी। नंदिनी मुस्कुराई और उनकी तरफ बढ़ी। शिवानी अपने काम को इतने ध्यान से कर रही थी कि उसे नंदिनी के आने का पता नहीं चला। वो उमी थी जिसने नंदिनी को देखा और बोला, छोटी मालिक वापस आ गई। शिवानी ने अपना सिर ऊपर करके देखा और नंदिनी को कुर्सी पे बैठा पाया उसके बगल में। तू कब आ गई? बिल्कुल अभी, आप अपने काम में इतना व्यस्त थे तो मैंने आपको परेशान नहीं किया। मैडम ने क्या कहा? नंदिनी मुस्कुराई, बस एक बेकार की घोषणा। वो सबको ये बताना चाहती थी कि वो कियारा की शादी कराने की सोच रही है, बताना नहीं, जलाना चाहती थी। क्या? किससे? शिवनी ये सुन के चौंक गई। उसने अपनी बुनाई मेज पर नीचे रख दी और नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी कुर्सी पर अच्छे से पीछे होकर बैठ गई और आलस में बोला, पार्थ महोदय। उसने युवराज बोलने के जगह सीधे उसका नाम लेकर बताया। ऐसा लग था कि उसके दिल में उस इंसान के लिए बिल्कुल इज्जत नहीं है। शिवानी चौंक गई। युवराज? हाँ। शिवानी ने नंदिनी की तरफ देखा जिसे इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी उसके पूछने पर उसने आलस में बता दिया। इस समय उसका दिल टूट गया। वो 17 साल की हो गई थी लेकिन उसकी शादी करने के कोई आसार नहीं थे। इस समय उसे कियारा से जलन हो रही थी जिसके पास उसके माता पिता थे उसकी शादी करने के लिए। उसने कोई ऐसी इच्छा नहीं की थी उसे कोई अमीर पति मिले, पर उसे कोई आम आदमी भी नहीं मिलेगा। इस बार जब वो 18 की हो जाएगी तो उससे शादी करने के कोई तैयार नहीं होगा। वो बहुत दुखी हो गई। नंदिनी ने शिवानी के चेहरे के भाव बदलते हुए देखा। उसने एक अंदर ही अंदर गहरी सांस ली। उसकी पिछली जिंदगी में उसके पास कोई भाई बहन नहीं थे, लेकिन इस जिंदगी में उसे शिवानी अपने बड़ी बहन के रूप में मिली है। वो जानती थी कि 16 साल की उम्र पे हर लड़की शादी के लिए लायक हो जाती है और अगर उसकी शादी 18 साल तक नहीं होती तो उसके लिए एक अच्छा पति मिलना मुश्किल हो जाता है। इस जिंदगी में उसे बदले लेने की चाह के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी मिली हैं। उसे अपनी बहन के लिए एक अच्छा और काबिल पति ढूंढना होगा। राजकुमार से शादी करके जरूरी नहीं कि तुम खुश ही रहोगे, बड़ी दीदी। नंदिनी ने शिवानी को अपने दिमाग में घुसने से निकालने के लिए कहा। शिवानी ने उसी चेहरे से उसकी तरफ देखा बिना किसी भाव दिए। नंदिनी मुस्कुराई, मैडम बस अपनी पूरी जिंदगी के लिए ऐश और आराम चाहती है, लेकिन ये सब किसको बिन कुछ खोए मिलता है। ऊपर पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं है और अगर वो तुम्हें आसानी से मिल रही है मतलब अंत तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। उसी की तरह उस भी सोचा था कि पार्थ से शादी के उसे सब खुशियां मिल गई क्योंकि पार्थ युवराज था और अब वो युवरानी थी। उसने वो सब किया जो वो कर सकती थी अपने पति के लिए, लेकिन वो हर चीज जो उसे आसानी से मिली थी उसकी वजह से उसकी मौत आग के समुद्र में हुई, वो भी तरह तरह के दाग उसके ऊपर लगे हुए। क्या वो वही था जो वो चाहती थी? नंदिनी क्या बोल रही है? शिवानी ने धीरे से पूछा। नंदिनी कुछ नहीं कर सकती थी। बड़ी दीदी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी जीना आसान नहीं है और बड़े महल में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको इस चीज को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी आज से इतनी खराब नहीं होगी, नंदिनी ने बोला और फिर शांत होकर बैठ गई। नंदिनी आगे की तरफ झुकी और शिवानी की बुनाई को उठा लिया। ओह, ये बुनाई बहुत अच्छी लग रही है। शिवानी में मुस्कुराते हुए वो बना हुआ रुमाल नंदिनी के हाथ में दे दिया अच्छे से देखने के लिए। ये तुझे अच्छा लगा? नंदिनी ने अपना सिर हाँ में बिलाया। आपके बुनाई करने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन यह आकृति। शिवानी ने अपना सिर हिलाया। मेरे पे कोई अच्छी आकृति नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये चपरासी का फूल ही था। ये किस तरह की आकृति है? नंदिनी ने पूछा। इसे क्रीवल कढ़ाई कहते हैं, माँ इसे किया करती थी और मैंने ये उनसे ही सीखा था। लेकिन इस फूल को चुने में ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने ऊन के धागे इस्तेमाल नहीं किए हैं। ऊन इस तरह की कढ़ाई के लिए सबसे अच्छी होती है, शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा। नंदिनी ने थोड़ा सोचा। उसने अपनी पिछले जिंदगी में कई तरह की बुनाई और कढ़ाई देखी थी और खरीदी भी थी, लेकिन ये क्रीवल काफी अलग थी। उसने सोचा कि ऐसा कोई नहीं होता जो इस तरह की कढ़ाई कर सकता हो। वो सोच रही थी कि कैसे पैसे कमाए जाए क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत थी। वो अपनी पूरी जिंदगी इस टूटे हुए घर में बिता नहीं सकते और फिर उसे शिवानी के लिए एक अच्छा पति ढूंढना है उसके 18 साल के होने से पहले। एक ऊपर उसके दिमाग में आया, बड़ी दीदी अपनी कढ़ाई करने का तरीका बाकी लोगों से अलग है। आप कोई और तरह की कढ़ाई फिर जानती हो क्या? शिवानी ने हाँ में सिर हिलाया। माँ मुझे ज्यादा समय के लिए सिखा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कुछ मुझे सिखाए थे। मैं क्रॉस सिलाई कढ़ाई एक लेती हूँ और हक कढ़ाई आती है। कपड़ों का क्या?
मेरा मतलब, क्या आप कपड़ों पर कढ़ाई कर सकते हो? नंदिनी ने फिर से पूछा। कपड़ों पे कढ़ाई करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन मेरे अकेले होने से मुश्किल होगी। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? नंदिनी मुस्कुराई। विधि मेरे लिए एक कलम और एक कागज ले आ। विधि, जो नंदिनी के पीछे ही खड़ी थी, वो जल्दी से कागज और कलम लेने के लिए चली गई। शिवानी के समझ नहीं आ रहा था कि नंदिनी क्या सोच रही है। नंदिनी, तू क्या कर रही है? चैट, युवराज की माँ आर्या। नंदिनी, तू क्या कर रही है? नंदिनी मुस्कुराई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने स्याही उठाए और कागज पे कुछ बनाने लगी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने सब कुछ सीखा था और उसकी अच्छी कला थी चित्रकारी। वो किसी भी का भी चित्र बनाती थी और वो एकदम असली लगता था। ये एक ऐसी बात थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, उसकी पुरानी दासी राशि की सिवाय, जिसकी मृत्यु हो गई पार्थ के हाथों जब मुझे तहखाने में डाला गया उसके बाद। ये शिवानी की आंखें उस देख के चौंक गई। उसने कागज की चित्रकारी की तरफ देखा। नंदिनी ने कागज उठाया और उसे सूखने के लिए उस पे फूंक मारा। आपको क्या लगता है बड़ी दीदी? नंदिनी ने शिवानी से पूछा। नंदिनी, ये बहुत सुंदर है, और जब ये आकृति कपड़े पे की जाएगी तो ये और भी सुंदर और मनमोहक लगेगी। शिवानी ने कहा। बड़ी दीदी, आपको लगता है राज्य में बाकी औरतों को ये कला पसंद आएगी? नंदिनी ने अपनी चित्रकारी की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल, इतनी सुंदर चित्रकारी जब कढ़ाई के साथ मिलकर कपड़े पे करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। मुझे लगता है कि राज्य की औरतें इससे बने एक रुमाल के लिए भी लड़ेंगी। है ना ओमी? जी, बड़ी मालकिन, ओमी ने सिर हिलाते हुए कहा। मैंने राज्य में बहुत औरतों को पढ़ते हुए देखा है, किसी भी नई चीज के लिए को बाजार में आती है। उन्हें सबको अपने हाथ में कोई भी नहीं और अलग चीज दिखाकर उसके बारे में बातें करने में बहुत मजा आता है। नंदिनी ने जोर से मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर तय हुआ? क्या तय हुआ? शिवानी ने कहा। अब जब हमारे हाथों में इतनी अनमोल चीज है, जो उसे बेकार क्यों जाने देना? और वैसे भी प्रधान के घर वाले हमारी जिंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं करते, तो हमें अपनी जिंदगी सुधारने के लिए हम खुद कुछ करना होगा। नंदिनी, तू सच कह रही है? शिवानी ने चौंकते हुए पूछा। नंदिनी ने अपना सिर हिलाया। हम ऐसे ही नहीं कर सकते न, और न ही हम ऐसे ही सकते हैं जब तक हम बूढ़े होंगे। लेकिन अगर मैडम को पता चल गया तो? शिवानी ने हिचकिचाते हुए पूछा। आप उसकी चिंता मत करो, हम वो सबके सामने नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये पर अपनी कला दिखाएंगे, नंदिनी ने शिवानी से कहा, और फिर उमी और विधि की तरफ मुड़ी। बाहर जाओ और एक ऐसी जगह ढूंढो जहां ज्यादा भीड़ न हो और ज्यादा सुनसान भी न हो। उसके बाद कुछ नए सेवकों को भी ढूंढो और काम पर रखो। महल का अंदर पार्थ एक पश्चिमी दिशा के कमरे की तरफ जा रहा है। पूरा गैलरी सुंदर पर्दे और मोमबत्तियों से सजी हुई है। द्वार पर खड़ी दो दासियों ने झूला पार्थ को इज्जत दी जब उन्होंने उसे देखा। पार्थ ने उनकी तरफ सिर हिलाया कमरे में जाने से पहले। माँ, अंदर जाते ही पार्थ ने कहा। एक औरत जिसकी उम्र 30 साल तक होगी, वो गुदगुदी कुर्सी पर बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। उस औरत ने एक नारंगी रंग की पोशाक पहनी हुई है। उसके बाल ढीले तरीके से बांधे थे और उसके चेहरे पे आलस का भाव था। उस औरत की काफी उम्र होने के बाद भी वो इतनी सुंदर थी कि ऐसा लग रहा था कि वो अभी सिर्फ 20 साल की है। पार्थ की आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा और मुस्कुराई। मेरा बच्चा, वो किसी फूल की तरह मुस्कुराई। पार्थ ने उसे नमस्कार किया और उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। माँ, ये क्या है? मैंने सुना कि पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। उसके सामने जो औरत थी वो कोई नहीं बल्कि पूरे शिवाय राजवंश की सम्राज्ञी आर्या थी और पार्थ की असली माँ। वो सम्राट शिवम की पहली और सबसे खास बीवी थी। क्या हुआ, तुमसे इस बात से खुशी नहीं हुई क्या? आर्या ने पूछा। पार्थ ने अपना नमे हिलाया। मुझे जानना है, मेरी बीवी के लिए अपने किसे चुना है? आर्या मुस्कुराई। वो हमारे प्रधानमंत्री की पहली बेटी कुमारी कियारा। वो सुंदर है और गुणवान भी। उसके पिताजी की सभा में बहुत इज्जत है और तुम्हारे पिताजी जानते हैं, अगर उन्हें अपनी सभा में संभालना है तो ये शादी जरूरी है। मुझे पता है ये फैसला अचानक लिया गया है, लेकिन इस बारे में तुम्हें भी अच्छे से सोचना चाहिए। पार्थ ने अपना सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे पिताजी इज्जत को कोई नुकसान हो। लेकिन क्या आपको लगता है ये कियारा पिछली वाली से अच्छी होगी? आर्या ने कहा। पिछली वाली की क्या? उस पागल को तेरे पे चिपकने के अलावा आता क्या था? वो औरत, उसने किया ही क्या तुम्हारे लिए? वो बोलती थी कि तुम्हें प्यार करती है और तुम्हारे प्रति वफादार है, लेकिन फिर भी उसने नहीं बताया कि वो चाबी कहाँ है। यही सही है कि वो मर गई। अगर वो जिंदा होती तो हमारे लिए मुसीबतें ही बढ़ती।
उस औरत के बारे में मत सोच। वो पहले ही जा चुकी है और अब तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम इस साम्राज्य के युवराज हो और तुम अकेले नहीं रह सकते। तुम्हें जल्द कियारा से शादी करनी होगी, उसके बाद कियारा लड़के को जन्म देगी जिससे तुम्हारे इज्जत और बढ़ेगी और आगे जाकर तुम्हारे काम आएगी जब तुम सम्राट बनोगे। पार्थ ने सिर हिलाया, जी माँ, मैं समझ गया। मैंने सुना कि वो पिता जो हर साल वाले समारोह में आने वाले हैं। आर्या में भी अपना सिर हिलाया, एक खबर है, वो कभी भी आए हैं आज तक। मेरे समझ नहीं आ रहा इस साल उनका फैसला कैसे बदल लिया। कोई बात नहीं माँ, वो दुश्मन नहीं है। और वैसे भी मेरी बुआ शिवाय कभी कभी ही आती है तो ये एक अच्छी बात है। आर्या ने सिर हिलाया, हाँ सही बोल रहे हो। क्या तुमने खाना खा लिया? पार्थ ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैंने अभी सभा के कुछ काम खत्म कर और सीधे यहाँ आ गया। युग फिर से मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। आर्या ने गुस्से का चेहरा बना लिया, वो उस चुड़ैल का बेटा बहुत कमीना है। अगर मैं कर सकती तो बहुत पहले ही उसे मार चुकी होती, लेकिन तुम्हारे पिताजी उसे काफी तक बहुत मानते थे तो मैं वो नहीं कर पाई। पार्थ ने अपनी माँ का हाथ हल्के से थपथपाया, चिंता मत करो माँ, उन्हें आप मुझ पर छोड़ दो। वो एक छोटे कीड़े की तरह है जिसे हम किसी भी वक्त कुचल सकते हैं। आर्या जोर से हंसी, अब जब तुमने खाना नहीं खाया है तो चलो साथ में खाते हैं। हम साथ में कुछ भी खाए, काफी वक्त हो गया है। पार्थ ने आओ सिर हाँ में हिलाया और उसे लेकर खाने वाली जगह लेकर जाने लगा। उन दोनों में से किसी को भी नहीं पता कि शिवाय की हवा बदल गई है, जो कि आने वाले समय में बहुत बदलाव लाने वाली है। जो वो सोच रहे हैं क्या वो होगा या वो बदलाव पूरे शिवाय को बदल देगा। टिल्डर चैप्टर 9 द श्रू ग्रैंडफादर। अगली सुबह प्रधानमंत्री के घर से फिर से नंदिनी और शिवानी के लिए बुलावा आया। इस बार उन्हें परिवार की तरह साथ में खाना खाने के लिए बुलाया गया है। चाचा जी सभा के काम की वजह से वहां नहीं थे, लेकिन उनके दादाजी खाने की मेज पर उपस्थित हैं। नंदिनी और शिवानी दादाजी को अच्छे से जानते नहीं थे, क्योंकि दादाजी उनके कभी अपनी नंदिनी और शिवानी को पोतिया नहीं माना, जो कि उनके अवैध लड़के की संतान है। उन्होंने उस औरत और अपने बेटे को सब कुछ दिया और उन दिनों बच्चियों की बिल्कुल चिंता नहीं की जो पीछे वाले घर में रहते हैं उनके माता और पिता के मरने के बाद। अभी सभी लोग खाने की मजे पर बैठे हैं और कुछ सेवक उन्हें खाना परोस रहे हैं। मैडम उर्वी उन दोनों लड़कियों की तरफ देख रही हैं जो बल्कि लोगों से थोड़ी दूर बैठी है और उन्हें देखकर मुस्कुराए। उर्वी की बेटियों को ये सबसे ज्यादा प्यार और इज्जत मिलती है, इन दोनों की तरह नहीं, लेकिन उनके प्रति वो उसके दिल की कड़वाहट बाहर नहीं दिखनी चाहिए। उसे एक अच्छी औरत और चाची बनकर सबको दिखाना होगा। मेज की शुरुआत में बीच वाली बड़ी कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है जिसके चेहरे पर बहुत झुर्रियां है, लेकिन फिर भी शान से चमक रहा है। वो अपने जवानी के समय पर सभा के सबसे इज्जत वाले आदमी थे और अब उनका बेटा सम्राट का सलाहकार है और उसकी सभा में बहुत इज्जत है। उसे उस बात का बहुत अपने बेटे के प्रति बहुत गर्व होता है। वो 70 से साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां है, लेकिन उनका शरीर अभी भी स्वस्थ है। यहाँ के ज्यादातर जरूरी फैसले वही लेते हैं। उस बूढ़े आदमी ने नंदिनी और शिवानी की तरफ देखा और अपना मुंह बनाया। ठंडा सा चेहरा बनाकर उन अपना गला साफ किया जिससे सब उसकी तरफ ध्यान दे। हम सब खाना खाए उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैडम उर्वी मुस्कुराई, जी पिताजी, हम सभी यही हैं, बोलिए आपको क्या कहना है। सानंद ने हाँ में अपना सिर हिलाया, आज का मामला बहुत जरूरी है। इस मामले में हमारा पूरा परिवार शामिल है और हमारा आने वाला कल। हमारी पिछली युवरानी की अचानक मौत हो गई। सम्राट ने युवराज की शादी फिर से करवाने का सोचा है। वो शिवाय का भविष्य है तो वो अकेले नहीं रह सकते। सम्राट ने इस मामले में हम पर भरोसा किया है और उनके सेवक होने के नाते हम वो सब कुछ करेंगे जो हम उनके लिए कर सकते हैं। और कियारा के पिता की सभा में बहुत इज्जत है और सम्राट उस पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए सम्राट ने फैसला लिया है कि हमारी कियारा युवराज की बीवी बनेगी और शिवाय की अगली युवरानी। उन बुढ़े आदमी ने कहा और नंदिनी और शिवानी की तरफ देखा जो उनसे दूर बैठे हैं। उसने सोचा था कि वो दोनों उसकी बातें सुनकर चौंक जाएंगी। वो चाहता था कि उन दोनों को जलन हो, लेकिन वो खुद चौंक गया क्योंकि उन दोनों ने कोई भी भाव नहीं दिया जैसा उसने सोचा था। वो वहां शांति से बैठकर उसकी तरफ देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर वो बोला, कुछ दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी और फिर शादी की तैयारियां शुरू करेंगे। फिर वो अपनी चहेती पोती की तरफ देखने लगा। हमारी कियारा बहुत सुंदर है और सुशील भी, और अब वो महल में रहेगी और उनके परिवार का हिस्सा बनेगी। ये हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। मैडम उर्वी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पिताजी आप सही है। कियारा बचपन से ही बहुत लाड प्यार से बड़ी हुई है।
वो उसने हर तरह की कलाएं सीखी है जिससे वो हमारे परिवार की इज्जत बढ़ा सके। दूसरी तरफ नंदिनी ने ये सब देखकर अपनी आंखें घुमाई। ये दोनों कितने एक से है, ये जानते हुए किसको क्या और कितना दिखाना है और फिर उसी को दूसरों के ऊपर गिरा देना है। इसी वजह से उसके पिता कभी इस बड्डी और कठोर आदमी से कुछ भी नहीं करवा पाए। इस आदमी पे एक अच्छा दिल भी नहीं है और कोई इसका दिल कैसे जीतेगा जब इसका मोटे चेहरे के साथ इसका काला और खाली दिल है। और अब इन्होंने ये बताने के लिए इन्हें बुलाया था। इसमें इतने गर्व की क्या बात है? उसने फिर से अपनी आंखें घुमाई। शिवानी का दिल कस रहा था। उसे पता था कि दादाजी ये सब क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने उन दिनों की बेइज्जती करने के लिए उन्हें ये बुलाया था। उसने नंदिनी की तरफ देखा जो अपने खाने में अपनी चम्मच को घुमा रही थी जैसे जो उसने कुछ नहीं सुना ये लोग क्या बात कर रहे हैं। शिवानी ने एक गहरी सांस ली और अपनी चम्मच मेज पर रख दी और कुछ भी नहीं खाया। मैडम उर्वी ने उनकी तरफ देखा और मुंह बनाया। उसके हिसाब से उन्हें खुश होने चाहिए था कि वो ये अच्छा खाना सबके साथ मिलकर खा रहे थे, लेकिन ये दोनों इतनी शांत बैठी और उर्वी के प्रति उनके चेहरे पर बिल्कुल इज्जत नहीं है उन्हें यहाँ खाने पर बुलाने के लिए। शिवानी, नंदिनी क्या हुआ? क्या ये खाना तुम्हारे हिसाब का नहीं है? क्या मैं कुछ और लगवा दूं? उसने जानबूझकर ये कहा। सानंद ने उनकी तरफ घूर के देखा और गुस्से में कहा, शांत, ये तुम्हारी उदारता है कि तुमने इन्हें ये खाने के लिए बुलाया है और फिर भी ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तुम दोनों को अपनी चाची का शुक्रिया करना चाहिए और इसकी उदारता को मानना चाहिए। नायरा टेडी मुस्कुराए। उसने दुखी शक्ल की और बोली, बहन, तुम्हें दादाजी को ऐसा नाराज नहीं करना चाहिए। माँ ने तुम्हारे लिए अलग से ये सब बनवाया है और फिर भी तुम ऐसा व्यवहार दिखा रहे हो। कियारा ने उसकी तरफ देखा। नायरा, ऐसे मत बोल। अपना मुंह बंद कर, उसने अपनी बहन को डांटा, लेकिन कोई भी उसके चेहरे पर खुशी देख सकता था क्योंकि नंदिनी और शिवानी की सब बेइज्जती कर रहा थे। पिताजी, आप गुस्सा मत होइए, ये ऐसा कुछ नहीं चाहते। उर्वी मुस्कुराए। शिवानी ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। ये सब ये जानबूझकर कर रहे हैं। नंदिनी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्हें लगता है उसके सामने वो जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो कोई पागल नहीं है। उसने अपनी चम्मच मेज पर रखी और उर्वी की तरफ देखा। मैडम, आपसे कोई गलती हुई है। हम इस बार से बहुत खुश हैं कि आपने हमें ये इतने बड़े और मेहनत से बने भोजन पर बुलाया और बहन कियारा की शादी के बारे में जानकारी दी। ऐसा नहीं ही कि हम मैडम के भोजन की इज्जत नहीं करते, लेकिन ऐसा कि हम बहुत सालों से बेकार खाना खा रहे हैं तो अब अच्छा खाना पचेगा नहीं। मैं मैडम को धन्यवाद करती हूँ हमें इतनी बड़े भोजन के लिए बुलाने के लिए। मैडम उर्वी की मुस्कान उड़ गई और सानंद उनकी तरफ ठंडे चेहरे से देख रहा था। नायरा शांत हो गई क्योंकि उसके समझ नहीं आया कि क्या हुआ। कियारा समझ गई कि नंदिनी के कहने का क्या मतलब था। उसने अपने रुमाल को जोर से पकड़ लिया। नंदिनी की बात का मतलब आसान था। वो लोग बहुत सालों से बेकार खाना खा रहे हैं जिसकी वजह से अब वो अच्छा खाना नहीं खा सकते जो कि प्रधान के महल में बना है। जबकि मैडम उर्वी इस बात को जानते हैं, फिर भी उन्होंने खाना बदलवाने को पूछा कि अगर वो उनके स्वाद के हिसाब से नहीं बना है। उसने आज तक इतने सालों तक उनकी मदद नहीं की और अब सबके सामने ऐसा ढूंढ कर रही है जिसकी वजह से उनकी और बेइज्जती ही। टिल्डर 7 प्लान्स ऑफ बोथ साइड्स। जब नंदिनी वापस उस टूटे घर में पहुंची तो उसने देखा कि शिवानी बहुत ध्यान से बुनाई कर रही है। को लाल और नीले रंग इस्तेमाल कर रही थी, जबकि उमी उसके पीछे खड़े होकर उसकी बुनाई को देख रही थी। नंदिनी मुस्कुराई और उनकी तरफ बढ़ी। शिवानी अपने काम को इतने ध्यान से कर रही थी कि उसे नंदिनी के आने का पता नहीं चला। वो उमी थी जिसने नंदिनी को देखा और बोला, छोटी मालिक वापस आ गई। शिवानी ने अपना सिर ऊपर करके देखा और नंदिनी को कुर्सी पे बैठा पाया उसके बगल में। तू कब आ गई? बिल्कुल अभी। आप अपने काम में इतना व्यस्त थे तो मैंने आपको परेशान नहीं किया। मैडम ने क्या कहा? नंदिनी मुस्कुराई, बस एक बेकार की घोषणा। वो सबको ये बताना चाहती थी कि वो कियारा की शादी कराने की सोच रही है, बताना नहीं, जलाना चाहती थी। क्या? किससे? शिवनी ये सुन के चौंक गई। उसने अपनी बुनाई मेज पर नीचे रख दी और नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी कुर्सी पर अच्छे से पीछे होकर बैठ गई और आलस में बोला, पार्थ महोदय। उसने युवराज बोलने के जगह सीधे उसका नाम लेकर बताया। ऐसा लग था कि उसके दिल में उस इंसान के लिए बिल्कुल इज्जत नहीं है। शिवानी चौंक गई। युवराज? हाँ। शिवानी ने नंदिनी की तरफ देखा जिससे इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी उसके पूछने पर उसने आलस में बता दिया। इस समय उसका दिल टूट गया। वो 17 साल की हो गई थी लेकिन उसकी शादी करने के कोई आसार नहीं थे। इस समय उसे कियारा से जलन हो रही थी जिसके पास उसके माता पिता थे उसकी शादी करने के लिए।
उसने कोई ऐसी इच्छा नहीं की थी उसे कोई अमीर पति मिले, पर उसे कोई आम आदमी भी नहीं मिलेगा। इस बार जब वो 18 की हो जाएगी तो उससे शादी करने के कोई तैयार नहीं होगा। वो बहुत दुखी हो गई। नंदिनी ने शिवानी के चेहरे के भाव बदलते हुए देखा। उसने एक अंदर ही अंदर गहरी सांस ली। उसकी पिछली जिंदगी में उसके पास कोई भाई बहन नहीं थे, लेकिन इस जिंदगी में उसे शिवानी अपने बड़ी बहन के रूप में मिली है। वो जानती थी कि 16 साल की उम्र पे हर लड़की शादी के लिए लायक हो जाती है, और अगर उसकी शादी 18 साल तक नहीं होती तो उसके लिए एक अच्छा पति मिलना मुश्किल हो जाता है। इस जिंदगी में उसे बदले लेने की चाह के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी मिली हैं। उसे अपनी बहन के लिए एक अच्छा और काबिल पति ढूंढना होगा। राजकुमार से शादी करके जरूरी नहीं कि तुम खुश ही रहोगे, बड़ी दीदी, नंदिनी ने शिवानी को अपने दिमाग में घुसने से निकालने के लिए कहा। शिवानी ने उसी चेहरे से उसकी तरफ देखा बिना किसी भाव दिए। नंदिनी मुस्कुराई, मैडम बस अपनी पूरी जिंदगी के लिए ऐश और आराम चाहती है, लेकिन ये सब किसको बिन कुछ खोए मिलता है। ऊपर पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं है, और अगर वो तुम्हें आसानी से मिल रही है मतलब अंत तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। उसी की तरह उस भी सोचा था कि पार्थ से शादी के उसे सब खुशियां मिल गई क्योंकि पार्थ युवराज था और अब वो युवरानी थी। उसने वो सब किया जो वो कर सकती थी अपने पति के लिए, लेकिन वो हर चीज जो उसे आसानी से मिली थी उसकी वजह से उसकी मौत आग के समुद्र में हुई। वो भी तरह तरह के दाग उसके ऊपर लगे हुए। क्या वो वही था जो वो चाहती थी? नंदिनी क्या बोल रही है? शिवानी ने धीरे से पूछा। नंदिनी कुछ नहीं कर सकती थी। बड़ी दीदी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी जीना आसान नहीं है, और बड़े महल में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको इस चीज को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी आज से इतनी खराब नहीं होगी, नंदिनी ने बोला और फिर शांत होकर बैठ गई। नंदिनी आगे की तरफ झुकी और शिवानी की बुनाई को उठा लिया। ओह, ये बुनाई बहुत अच्छी लग रही है। शिवानी में मुस्कुराते हुए वो बना हुआ रुमाल नंदिनी के हाथ में दे दिया। अच्छे से देखने के लिए, ये तुझे अच्छा लगा? नंदिनी ने अपना सिर हाँ में बिलाया। आपके बुनाई करने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन यह आकृति। शिवानी ने अपना सिर हिलाया। मेरे पे कोई अच्छी आकृति नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये चपरासी का फूल ही था। ये किस तरह की आकृति है? नंदिनी ने पूछा। इसे क्रीवल कढ़ाई कहते हैं, माँ इसे किया करती थी और मैंने ये उनसे ही सीखा था। लेकिन इस फूल को चुने में ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने ऊन के धागे इस्तेमाल नहीं किए हैं। ऊन इस तरह की कढ़ाई के लिए सबसे अच्छी होती है, शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा। नंदिनी ने थोड़ा सोचा। उसने अपनी पिछले जिंदगी में कई तरह की बुनाई और कढ़ाई देखी थी और खरीदी भी थी, लेकिन ये क्रीवल काफी अलग थी। उसने सोचा कि ऐसा कोई नहीं होता जो इस तरह की कढ़ाई कर सकता हो। वो सोच रही थी कि कैसे पैसे कमाए जाए क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत थी। वो अपनी पूरी जिंदगी इस टूटे हुए घर में बिता नहीं सकते। और फिर उसे शिवानी के लिए एक अच्छा पति ढूंढना है उसके 18 साल के होने से पहले। एक ऊपर उसके दिमाग में आया। बड़ी दीदी, अपनी कढ़ाई करने का तरीका बाकी लोगों से अलग है। आप कोई और तरह की कढ़ाई फिर जानती हो क्या? शिवानी ने हाँ में सिर हिलाया। माँ मुझे ज्यादा समय के लिए सिखा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कुछ मुझे सिखाए थे। मैं क्रॉस सिलाई कढ़ाई एक लेती हूँ और हक कढ़ाई आती है। कपड़ों का क्या? मेरा मतलब, क्या आप कपड़ों पर कढ़ाई कर सकते हो? नंदिनी ने फिर से पूछा। कपड़ों पे कढ़ाई करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन मेरे अकेले होने से मुश्किल होगी। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? नंदिनी मुस्कुराई। विधि मेरे लिए एक कलम और एक कागज ले आ। विधि, जो नंदिनी के पीछे ही खड़ी थी, वो जल्दी से कागज और कलम लेने के लिए चली गई। शिवानी के समझ नहीं आ रहा था कि नंदिनी क्या सोच रही है। नंदिनी, तू क्या कर रही है? चैट, युवराज की माँ आर्या। नंदिनी, तू क्या कर रही है? नंदिनी मुस्कुराई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने स्याही उठाए और कागज पे कुछ बनाने लगी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने सब कुछ सीखा था और उसकी अच्छी कला थी चित्रकारी। वो किसी भी का भी चित्र बनाती थी और वो एकदम असली लगता था। ये एक ऐसी बात थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, उसकी पुरानी दासी राशि की सिवाय, जिसकी मृत्यु हो गई पार्थ के हाथों जब मुझे तहखाने में डाला गया उसके बाद। ये शिवानी की आंखें उस देख के चौंक गई। उसने कागज की चित्रकारी की तरफ देखा। नंदिनी ने कागज उठाया और उसे सूखने के लिए उस पे फूंक मारा। आपको क्या लगता है बड़ी दीदी? नंदिनी ने शिवानी से पूछा। नंदिनी, ये बहुत सुंदर है, और जब ये आकृति कपड़े पे की जाएगी तो ये और भी सुंदर और मनमोहक लगेगी, शिवानी ने कहा। बड़ी दीदी, आपको लगता है राज्य में बाकी औरतों को ये कला पसंद आएगी? नंदिनी ने अपनी चित्रकारी की तरफ देखते हुए कहा।
बिल्कुल, इतनी सुंदर चित्रकारी जब कढ़ाई के साथ मिलकर कपड़े पे करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। मुझे लगता है कि राज्य की औरतें इससे बने एक रुमाल के लिए भी लड़ेंगी। है ना ओमी? जी, बड़ी मालकिन, ओमी ने सिर हिलाते हुए कहा। मैंने राज्य में बहुत औरतों को पढ़ते हुए देखा है, किसी भी नई चीज के लिए को बाजार में आती है। उन्हें सबको अपने हाथ में कोई भी नहीं और अलग चीज दिखाकर उसके बारे में बातें करने में बहुत मजा आता है। नंदिनी ने जोर से मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर तय हुआ? क्या तय हुआ? शिवानी ने कहा। अब जब हमारे हाथों में इतनी अनमोल चीज है, जो उसे बेकार क्यों जाने देना। और वैसे भी प्रधान के घर वाले हमारी जिंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं करते, तो हमें अपनी जिंदगी सुधारने के लिए हम खुद कुछ करना होगा। नंदिनी, तू सच कह रही है? शिवानी ने चौंकते हुए पूछा। नंदिनी ने अपना सिर हिलाया। हम ऐसे ही नहीं कर सकते न, और न ही हम ऐसे ही सकते हैं जब तक हम बूढ़े होंगे। लेकिन अगर मैडम को पता चल गया तो? शिवानी ने हिचकिचाते हुए पूछा। आप उसकी चिंता मत करो, हम वो सबके सामने नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये पर अपनी कला दिखाएंगे, नंदिनी ने शिवानी से कहा और फिर उमी और विधि की तरफ मुड़ी। बाहर जाओ और एक ऐसी जगह ढूंढो जहां ज्यादा भीड़ न हो और ज्यादा सुनसान भी न हो। उसके बाद कुछ नए सेवकों को भी ढूंढो और काम पर रखो। महल का अंदर पार्थ एक पश्चिमी दिशा के कमरे की तरफ जा रहा है। पूरा गैलरी सुंदर पर्दे और मोमबत्तियों से सजी हुई है। द्वार पर खड़ी दो दासियों ने झूला पार्थ को इज्जत दी जब उन्होंने उसे देखा। पार्थ ने उनकी तरफ सिर हिलाया कमरे में जाने से पहले। माँ, अंदर जाते ही पार्थ ने कहा। एक औरत जिसकी उम्र 30 साल तक होगी, वो गुदगुदी कुर्सी पर बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। उस औरत ने एक नारंगी रंग की पोशाक पहनी हुई है। उसके बाल ढीले तरीके से बांधे थे और उसके चेहरे पे आलस का भाव था। उस औरत की काफी उम्र होने के बाद भी वो इतनी सुंदर थी कि ऐसा लग रहा था कि वो अभी सिर्फ 20 साल की है। पार्थ की आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा और मुस्कुराई। मेरा बच्चा, वो किसी फूल की तरह मुस्कुराई। पार्थ ने उसे नमस्कार किया और उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। माँ, ये क्या है? मैंने सुना कि पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। उसके सामने जो औरत थी वो कोई नहीं बल्कि पूरे शिवाय राजवंश की सम्राज्ञी आर्या थी और पार्थ की असली माँ। वो सम्राट शिवम की पहली और सबसे खास बीवी थी। क्या हुआ, तुमसे इस बात से खुशी नहीं हुई क्या? आर्या ने पूछा। पार्थ ने अपना नमे हिलाया। मुझे जानना है, मेरी बीवी के लिए अपने किसे चुना है? आर्या मुस्कुराई। वो हमारे प्रधानमंत्री की पहली बेटी कुमारी कियारा। वो सुंदर है और गुणवान भी। उसके पिताजी की सभा में बहुत इज्जत है और तुम्हारे पिताजी जानते हैं, अगर उन्हें अपनी सभा में संभालना है तो ये शादी जरूरी है। मुझे पता है ये फैसला अचानक लिया गया है, लेकिन इस बारे में तुम्हें भी अच्छे से सोचना चाहिए। पार्थ ने अपना सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे पिताजी इज्जत को कोई नुकसान हो। लेकिन क्या आपको लगता है ये कियारा पिछली वाली से अच्छी होगी? आर्या ने कहा। पिछली वाली की क्या? उस पागल को तेरे पे चिपकने के अलावा आता क्या था? वो औरत, उसने किया ही क्या तुम्हारे लिए? वो बोलती थी कि तुम्हें प्यार करती है और तुम्हारे प्रति वफादार है, लेकिन फिर भी उसने नहीं बताया कि वो चाबी कहाँ है। यही सही है कि वो मर गई। अगर वो जिंदा होती तो हमारे लिए मुसीबतें ही बढ़ती। उस औरत के बारे में मत सोच। वो पहले ही जा चुकी है और अब तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम इस साम्राज्य के युवराज हो और तुम अकेले नहीं रह सकते। तुम्हें जल्द कियारा से शादी करनी होगी। उसके बाद कियारा लड़के को जन्म देगी जिससे तुम्हारे इज्जत और बढ़ेगी और आगे जाकर तुम्हारे काम आएगी जब तुम सम्राट बनोगे। पार्थ ने सिर हिलाया। जी माँ, मैं समझ गया। मैंने सुना कि वो पिता जो हर साल वाले समारोह में आने वाले हैं। आर्या में भी अपना सिर हिलाया। एक खबर है, वो कभी भी आए हैं आज तक? मेरे समझ नहीं आ रहा इस साल उनका फैसला कैसे बदल लिया। कोई बात नहीं माँ, वो दुश्मन नहीं है। और वैसे भी मेरी बुआ शिवाय कभी कभी ही आती है, तो ये एक अच्छी बात है। आर्या ने सिर हिलाया। हाँ, सही बोल रहे हो। क्या तुमने खाना खा लिया? पार्थ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने अभी सभा के कुछ काम खत्म कर और सीधे यहाँ आ गया। युग फिर से मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। आर्या ने गुस्से का चेहरा बना लिया। वो उस चुड़ैल का बेटा बहुत कमीना है। अगर मैं कर सकती तो बहुत पहले ही उसे मार चुकी होती, लेकिन तुम्हारे पिताजी उसे काफी तक बहुत मानते थे, तो मैं वो नहीं कर पाए। पार्थ ने अपनी माँ का हाथ हल्के से थपथपाया। चिंता मत करो माँ, उन्हें आप मुझ पर छोड़ दो। वो एक छोटे कीड़े की तरह है जिसे हम किसी भी वक्त कुचल सकते हैं। आर्या जोर से हंसी। अब जब तुमने खाना नहीं खाया है तो चलो साथ में खाते हैं। हम साथ में कुछ भी खाए, काफी वक्त हो गया है।
पार्थ ने आओ सिरहा में हिलाया और उसे लेकर खाने वाली जगह लेकर जाने लगा। उन दोनों में से किसी को भी नहीं पता कि शिवाय की हवा बदल गई है, जो कि आने वाले समय में बहुत बदलाव लाने वाली है। जो वो सोच रहे हैं क्या वो होगा या वो बदलाव पूरे शिवाय को बदल देगा। सीक 10 हाफ चैप्टर रिपीट द श्रू ग्रैंडफादर। मेज की शुरुआत में बीच वाली बड़ी कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है जिसके चेहरे पर बहुत झुर्रियां है लेकिन फिर भी शान से चमक रहा है। वो अपने जवानी के समय पर सभा के सबसे इज्जत वाले आदमी थे और अब उनका बेटा सम्राट का सलाहकार है और उसकी सभा में बहुत इज्जत है। उसे उस बात का बहुत अपने बेटे के प्रति बहुत गर्व होता है। वो 70 से साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां है लेकिन उनका शरीर अभी भी स्वास्थ्य है। यहाँ के ज्यादातर जरूरी फैसले वही लेते हैं। उस बूढ़े आदमी ने नंदिनी और शिवानी की तरफ देखा और अपना मुंह बनाया। ठंडा सा चेहरा बनाकर उन अपना गला साफ किया जिससे सब उसकी तरफ ध्यान दे। हम सब खाना खाए उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैडम उर्वी मुस्कुराई। जी पिताजी, हम सभी यही हैं, बोलिए आपको क्या कहना है। सानंद ने हाँ में अपना सिर हिलाया। आज का मामला बहुत जरूरी है। इस मामले में हमारा पूरा परिवार शामिल है और हमारा आने वाला कल। हमारी पिछली युवरानी की अचानक मौत हो गई। सम्राट ने युवराज की शादी फिर से करवाने का सोचा है। वो शिवाय का भविष्य है तो वो अकेले नहीं रह सकते। सम्राट ने इस मामले में हम पर भरोसा किया है और उनके सेवक होने के नाते हम वो सब कुछ करेंगे जो हम उनके लिए कर सकते हैं। और कियारा के पिता की सभा में बहुत इज्जत है और सम्राट उस पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए सम्राट ने फैसला लिया है कि हमारी कियारा युवराज की बीवी बनेगी और शिवाय की अगली युवरानी। उन बुढ़े आदमी ने कहा और नंदिनी और शिवानी की तरफ देखा जो उनसे दूर बैठे हैं। उसने सोचा था कि वो दोनों उसकी बातें सुनकर चौंक जाएंगी। वो चाहता था कि उन दोनों को जलन हो, लेकिन वो खुद चौंक गया क्योंकि उन दोनों ने कोई भी भाव नहीं दिया जैसा उसने सोचा था। वो वहां शांति से बैठकर उसकी तरफ देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर वो बोला, कुछ दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी और फिर शादी की तैयारियां शुरू करेंगे। फिर वो अपनी चहेती पोती की तरफ देखने लगा। हमारी कियारा बहुत सुंदर है और सुशील भी, और अब वो महल में रहेगी और उनके परिवार का हिस्सा बनेगी। ये हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। मैडम उर्वी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पिताजी आप सही है। कियारा बचपन से ही बहुत लाड प्यार से बड़ी हुई है। वो उसने हर तरह की कलाएं सीखी है जिससे वो हमारे परिवार की इज्जत बढ़ा सके। दूसरी तरफ नंदिनी ने ये सब देखकर अपनी आंखें घुमाई। ये दोनों कितने एक से है, ये जानते हुए किसको क्या और कितना दिखाना है और फिर उसी को दूसरों के ऊपर गिरा देना है। इसी वजह से उसके पिता कभी इस बड्डी और कठोर आदमी से कुछ भी नहीं करवा पाए। इस आदमी पे एक अच्छा दिल भी नहीं है और कोई इसका दिल कैसे जीतेगा जब इसका मोटे चेहरे के साथ इसका काला और खाली दिल है। और अब इन्होंने ये बताने के लिए इन्हें बुलाया था। इसमें इतने गर्व की क्या बात है। उसने फिर से अपनी आंखें घुमाई। शिवानी का दिल कस रहा था। उसे पता था कि दादाजी ये सब क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने उन दिनों की बेइज्जती करने के लिए उन्हें ये बुलाया था। उसने नंदिनी की तरफ देखा जो अपने खाने में अपनी चम्मच को घुमा रही थी। जैसे जो उसने कुछ नहीं सुना, ये लोग क्या बात कर रहे हैं। शिवानी ने एक गहरी सांस ली और अपनी चम्मच मेज पर रख दी और कुछ भी नहीं खाया। मैडम उर्वी ने उनकी तरफ देखा और मुंह बनाया। उसके हिसाब से उन्हें खुश होने चाहिए था कि वो ये अच्छा खाना सबके साथ मिलकर खा रहे थे, लेकिन ये दोनों इतनी शांत बैठी और उर्वी के प्रति उनके चेहरे पर बिल्कुल इज्जत नहीं है उन्हें यहाँ खाने पर बुलाने के लिए। शिवानी, नंदिनी क्या हुआ? क्या ये खाना तुम्हारे हिसाब का नहीं है? क्या मैं कुछ और लगवा दूं? उसने जानबूझकर ये कहा। सानंद ने उनकी तरफ घूर के देखा और गुस्से में कहा, शांत। ये तुम्हारी उदारता है कि तुमने इन्हें ये खाने के लिए बुलाया है और फिर भी ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तुम दोनों को अपनी चाची का शुक्रिया करना चाहिए और इसकी उदारता को मानना चाहिए। नायरा टेडी मुस्कुराए। उसने दुखी शक्ल की और बोली, बहन तुम्हें दादाजी को ऐसा नाराज नहीं करना चाहिए। माँ ने तुम्हारे लिए अलग से ये सब बनवाया है और फिर भी तुम ऐसा व्यवहार दिखा रहे हो। कियारा ने उसकी तरफ देखा। नायरा ऐसे मत बोल। अपना मुंह बंद कर, उसने अपनी बहन को डांटा, लेकिन कोई भी उसके चेहरे पर खुशी देख सकता था क्योंकि नंदिनी और शिवानी की सब बेइज्जती कर रहा थे। पिताजी आप गुस्सा मत होइए, ये ऐसा कुछ नहीं चाहते। उर्वी मुस्कुराए। शिवानी ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। ये सब ये जानबूझकर कर रहे हैं। नंदिनी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्हें लगता है उसके सामने वो जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो कोई पागल नहीं है। उसने अपनी चम्मच मेज पर रखी और उर्वी की तरफ देखा। मैडम आपसे कोई गलती हुई है।
हम इस बार से बहुत खुश हैं कि आपने हमें यह इतने बड़े और मेहनत से बने भोजन पर बुलाया और बहन कियारा की शादी के बारे में जानकारी दी। ऐसा नहीं ही कि हम मैडम के भोजन की इज्जत नहीं करते, लेकिन ऐसा कि हम बहुत सालों से बेकार खाना खा रहे हैं तो अब अच्छा खाना पचेगा नहीं। मैं मैडम को धन्यवाद करती हूँ हमें इतनी बड़े भोजन के लिए बुलाने के लिए। मैडम उर्वी की मुस्कान उड़ गई और सानंद उनकी तरफ ठंडे चेहरे से देख रहा था। नायरा शांत हो गई क्योंकि उसके समझ नहीं आया कि क्या हुआ। कियारा समझ गई कि नंदिनी के कहने का क्या मतलब था। उसने अपने रुमाल को जोर से पकड़ लिया। नंदिनी की बात का मतलब आसान था। वो लोग बहुत सालों से बेकार खाना खा रहे हैं जिसकी वजह से अब वो अच्छा खाना नहीं खा सकते जो कि प्रधान के महल में बना है। जबकि मैडम उर्वी इस बात को जानते हैं, फिर भी उन्होंने खाना बदलवाने को पूछा कि अगर वो उनके स्वाद के हिसाब से नहीं बना है। उसने आज तक इतने सालों तक उनकी मदद नहीं की और अब सबके सामने ऐसा ढूंढ कर रही है जिसकी वजह से उनकी और बेइज्जती ही। टिल्डा उर्वी जबरदस्ती की मुस्कान दे रही थी। ये शांत रहने वाली अचानक से चालाकी से बोलने वाली कैसे बन गई जिसकी वजह से उसे वापस क्या बोले उर्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये तक कि सानंद भी उर्वी के पक्ष में कुछ नहीं बोल पाया। नंदिनी शांति से बैठकर उनके चेहरों को देखकर मन में ही मुस्कुरा रही थी। वो शिवाय की युवरानी थी जो महल में रह चुकी है और बहुत कुछ देखा है। वो चीज जो उसे वहां महल में रहने के लिए सबसे जरूरी थी वो था अपने शब्दों का सही इस्तेमाल। शब्दों के साथ खेलन उसने अपनी पिछली जिंदगी से बहुत अच्छे से सीख लिया था और ये छोटा सा ताना जो उसने यह इस घर में अभी मारा वो तो कुछ भी नहीं है। वो देखना चाहती थी कि क्या कोई उसके शब्दों का जवाब दे पाएगा। शिवानी जो बगल में बैठकर हंसने वाली थी। सानंद ने फिर से खासकर सबका ध्यान अपनी तरफ किया। तुम दोनों को वापस अपने घर चला जाना चाहिए। वो उन सोनों को और झेल नहीं सकता था। उससे नंदिनी के जवाब से गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि वो आग में घी डालने वाली बात होगी। 11 शिवाय में पहली बार। हमारी इतनी खातिरदारी करने के लिए धन्यवाद। नंदिनी शिवानी को लेके खड़ी हुई, उसका हाथ पकड़कर वो दोनों वहां से चले गए। जब वो अपने टूटे घर पहुंचे तो उन्होंने विधि को देखा। वो द्वार पर ही खड़ी थी, उनका इंतजार कर रही थी। मालकिन विधि ने जब उन्हें आते हुए देखा तो उनकी तरफ भागकर पहुंच गई। तुम्हें क्या हुआ? नंदिनी ने पूछा। छोटी मालकिन, जो काम आपने मुझे दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। विधि खुश लग रही थी। नंदिनी ने अपना सिर हिलाया। पहले अंदर चलते हैं। वह घर के अंदर घुसे और उनके पीछे का दरवाजा बंद हो गया। उमी ने उन दोनों को चाय दी। वह महंगी नहीं थी लेकिन पीने लायक थी और उसका स्वाद बुरा नहीं था। जा और कुछ खाना बनाकर ला, शिवानी ने कुर्सी पर बैठने के बाद कहा। बड़ी मालकिन, आपने कुछ खाया नहीं है, उमी ने चौंक कर कहा। वो दोनों खाना खाने के लिए गए थे और फिर भी शिवानी खाना बनाने के लिए कह रही है। शिवानी ने अपना सिर हिलाया। उनके ताने ही हमारा पेट भरने के लिए काफी थे। अब जा और कुछ बनाकर ला, जितना भी सामान हमारे पास है उससे। उमी को बुरा लगा लेकिन वो अपना सिर हिला के वहां से चली गई। हाँ, तो हमारे पास क्या खबर है? नंदिनी ने विधि से पूछा। छोटी मालकिन, आपकी कहने पर मैं बाहर एक अच्छी जगह ढूंढने गई थी। हमारी राजधानी बहुत बड़ी है और यहाँ कोई अच्छी जगह ढूंढना बहुत कठिन है। यहाँ ऐसी कई दुकानें हैं जो छोटे से बड़े हो रही है और नाम कमा रही है। तो मैं अपने राज्य के उल्टे तरफ गई। वहाँ एक कपड़े की दुकान है जो अभी अच्छे से चल नहीं रही है। वहां का मालिक उसे दुकान को यहां तक कि बेचना चाहता है क्योंकि उसे अपना कर्ज देना है और दुकान से बिल्कुल कमाई नहीं हो पा रही है, विधि ने समझाया। नंदिनी ने थोड़ी देर के लिए सोचा। एक दुकान जो अच्छे से नहीं चल रही और उसका मालिक उसे बेचना चाहता है। वह दुकान अपना व्यापार करने के लिए एकदम सही है। और वहां की जगह कैसी है? वो जगह बिल्कुल वैसी है जैसी आपको चाहिए, न ज्यादा भीड़ है और न ज्यादा लोग हैं, विधि ने कहा। अच्छा है। नंदिनी, तू क्या करने की सोच रही है? नंदिनी शिवानी की तरफ देखकर मुस्कुराई। बड़ी दीदी, इस घर के लोग हमारी कोई चिंता नहीं करते हैं और न ही उन्होंने आज तक की है। जो मैं कर रही हूं वह है हमारे जीने के लिए एक सहारा ढूंढना। हम ऐसे नहीं जी सकते हैं। गंदी तरह का खाना खाना और इस टूटे हुए घर में रहना किसी भिखारी की तरह सड़कों पर रहने वाले भिखारी की भी हमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी होती है। लेकिन इस दुकान का क्या तू उसे खरीदने की सोच रही है? हाँ, शिवानी चौंक गई। क्या? लेकिन हमारे पास पैसे तो है ही नहीं। नंदिनी ने अपना सिर हिलाया। हमेशा एक रास्ता होता है कुछ करने का जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते। वो मुस्कुराई। पैसा ही हर चीज का जवाब नहीं होता। लेकिन विधि बोल रही है कि उस दुकान का मालिक दुकान को बेच रहा है।
नंदिनी ने सिर हिलाया। हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे पास उससे भी बाद उसे देने के लिए कुछ उससे भी बड़ा है, उसके कर्ज से भी ज्यादा बड़ा। शिवानी को समझ नहीं आ रहा था कि नंदिनी क्या सोच रही है, और नंदिनी के शब्द भी शिवानी को बात समझने में कोई मदद नहीं कर रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और नंदिनी की तरफ देखा। उसे लगा कि उठने के बाद उसकी बहन पूरी बदल चुकी है। नंदिनी खड़ी हुई। मुझे जाकर उस जगह को देखना है अभी। नंदिनी ने सिर हिलाया। जितना जल्दी उतना सही। उनके चाचा जी ने उन्हें 2 बार बुला लिया है तो वह उन्हें फिर से बुलाएंगे, और अब कियारा उसे से जुड़ी हुई है तो नंदिनी को अपना बदला जल्दी से शुरू करना होगा और सब कुछ ऐसे करना होगा कहीं कुछ भी गलती ना हो और वह पार्थ को उसकी मौत तक लेकर जाए। शिवाय राजवंश के महल के बाहर बड़ी बड़ी रथें घूम रही है। हर कोई बता सकता है कि वह रथें शाही परिवार से थी। रथ के अंदर 2 जवान आदमी शराब पी रहे थे। इनमें से एक आदमी सफेद रंग का आदमियों वाला सूट पहना हुआ था और बहुत अच्छा दिख रहा था, जबकि दूसरा आदमी एक गहरा नीला आदमियों का सूट पहना था और ऐसा लग रहा था जैसे नर्क का राजा जमीन पर उतर आया है। इतने सालों के बाद अब पिताजी ने फैसला ले ही लिया शिवाय राजवंश में आने का, सफेद कपड़े पहने हुए वाले आदमी ने कहा। उन्हें बस कोई चाहिए जो जासूसी करे, नीले सूट वाले ने आलस में जवाब दिया। सफेद सूट वाले ने अपना सर हिलाया। तुम्हें ये बोलने की सच में बहुत हिम्मत है, अगर माँ ने सुन लिया तो माँ पक्का तुम्हारी डांट लगाएंगी। नीले कपड़े वाले ने सफेद कपड़े वाले की तरफ देखा और आंखें घूमाई। अगर माँ पिताजी से समय निकालकर यह बोल पाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। सफेद सूट वाला आदमी जोर से हंसा। पिताजी चाहते हैं कि वो हमेशा उनके साथ ही रहे। शिवाय राजवंश काफी गहरा दिखता है। मैंने सुना कि यहाँ की पुरानी युवरानी अचानक आग से जलकर मर गई तहखाने में। मेरे सूट वाले में हंसकर कहा, सच में बहुत खराब अंत। मुझे लगता है उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही होगी और सोच रही होगी जिसने उसे मारा है उसकी जान कैसे लेनी है। तुम्हारा मतलब उनका खून किया गया? तुझे क्या लगता है? नीले कपड़े वाले आदमी ने पूछा। उसे पर खाने में कुछ कमरों के अलावा था ही क्या? कोई भी आदमी उसे दिखाने को बिना किसी की इजाजत के इतना जल ही नहीं सकता। ऐसे सोच रहा हूं कि उसे वहां पर काफी समय तक रखा होगा, लेकिन किस वजह से उसकी अचानक मौत हो गई। भूल जाओ उसके बारे में। सफेद सूट वाले ने अपना हाथ ऊपर करके कहा। उस सब से हमें कोई भी लेना देना नहीं, हमें सिर्फ यहाँ अपने ऊपर ध्यान देना है। फिर वो मुस्कुराया। अब जब मैं पहली बार शिवाय आया हूं तो मैं यहाँ से कुछ अच्छी चीजें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, कुछ खजाना जो यहाँ कीमती है। नीले सूट वाले आदमी ने उस आदमी की तरफ देखा और अपनी आंखें फिर से एक बार घुमाई और फिर बंद कर ली। फिर पूरी रथ शांति से फिर से भर गई, सिर्फ घोड़े की आवाज आ रही थी। चैप्टर 12 मैडम उर्वी's सिनिस्टर प्लान। शिवाय राजवंश के महल के बाहर बड़ी बड़ी रथें घूम रही है। हर कोई बता सकता है कि वह रथें शाही परिवार से थी। रथ के अंदर 2 जवान आदमी शराब पी रहे थे। इनमें से एक आदमी सफेद रंग का आदमियों वाला सूट पहना हुआ था और बहुत अच्छा दिख रहा था, जबकि दूसरा आदमी एक गहरा नीला आदमियों का सूट पहना था और ऐसा लग रहा था जैसे नर्क का राजा जमीन पर उतर आया है। इतने सालों के बाद अब पिताजी ने फैसला ले ही लिया शिवाय राजवंश में आने का, सफेद कपड़े पहने हुए वाले आदमी ने कहा। उन्हें बस कोई चाहिए जो जासूसी करे, नीले सूट वाले ने आलस में जवाब दिया। सफेद सूट वाले ने अपना सर हिलाया। तुम्हें ये बोलने की सच में बहुत हिम्मत है, अगर माँ ने सुन लिया तो माँ पक्का तुम्हारी डांट लगाएंगी। नीले कपड़े वाले ने सफेद कपड़े वाले की तरफ देखा और आंखें घूमाई। अगर माँ पिताजी से समय निकालकर यह बोल पाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। सफेद सूट वाला आदमी जोर से हंसा। पिताजी चाहते हैं कि वो हमेशा उनके साथ ही रहे। शिवाय राजवंश काफी गहरा दिखता है। मैंने सुना कि यहाँ की पुरानी युवरानी अचानक आग से जलकर मर गई तहखाने में। मेरे सूट वाले में हंसकर कहा, सच में बहुत खराब अंत। मुझे लगता है उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही होगी और सोच रही होगी जिसने उसे मारा है उसकी जान कैसे लेनी है। तुम्हारा मतलब उनका खून किया गया? तुझे क्या लगता है? नीले कपड़े वाले आदमी ने पूछा। उसे पर खाने में कुछ कमरों के अलावा था ही क्या? कोई भी आदमी उसे दिखाने को बिना किसी की इजाजत के इतना जल ही नहीं सकता। ऐसे सोच रहा हूं कि उसे वहां पर काफी समय तक रखा होगा, लेकिन किस वजह से उसकी अचानक मौत हो गई। भूल जाओ उसके बारे में। सफेद सूट वाले ने अपना हाथ ऊपर करके कहा। उस सब से हमें कोई भी लेना देना नहीं, हमें सिर्फ यहाँ अपने ऊपर ध्यान देना है। फिर वो मुस्कुराया। अब जब मैं पहली बार शिवाय आया हूं तो मैं यहाँ से कुछ अच्छी चीजें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, कुछ खजाना जो यहाँ कीमती है। नीले सूट वाले आदमी ने उस आदमी की तरफ देखा और अपनी आंखें फिर से एक बार घुमाई और फिर बंद कर ली।
फिर पूरी रथ शांति से फिर से भर गई, सिर्फ घोड़े की आवाज आ रही थी। रात में जब प्रधान घर लौटकर आए तो मैडम उर्वी उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने एक लाल रंग की पोशाक पहनी थी जिससे उनका शरीर ढक कम रहा था और दिख ज्यादा रहा था। उन्होंने अपना सारा श्रृंगार किया हुआ था जिसकी वजह से वो अभी सुंदर लग रही थी। वो एक चालाक औरत है। उसने पहले एक बार प्रधान को अपने जाल में फंसा लिया था और उससे शादी कर ली थी और उसके साथ अमीरी की जिंदगी जी रही थी। उसे प्रधान को पहली बार देखते ही प्यार हो गया था और प्रधान की इज्जत और पैसे के बारे में जाने के बाद उसने प्रधान को फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधान अपने सभा के काम से काफी थक गया था, लेकिन अपनी बीवी को बिस्तर पर बैठकर देखकर उसकी थकान चली गई। पतिदेव आप आ गए, उर्वी ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाई और बिस्तर पर से उठी। वो प्रधान की तरफ मटक के चली और मुस्कुराए, आपके कपड़े बदलने में आपकी मदद करती हूँ, आप थक गए होंगे। उसने उनका कोट हटा दिया। तुम मेरा इंतजार कर रही थी। आप इतनी मेहनत से कम कर रहे थे, मैं चैन से कैसे सो जाती। पतिदेव मैं आपकी बीवी हूँ और आपकी थकान हटाना मेरा काम है। उर्वी ने प्रधान की ओर देखा। तुम अभी बहुत सुंदर हो। प्रधान ने अपने सारे कपड़े हटा दिए और अपनी बीवी को गोद में ले लिया। पतिदेव आप पहले नहा क्यों नहीं लेते। मैं बाद में नहा लूंगा, पहले तुम्हारी थोड़ी सेवा कर दूं। कुछ देर बाद उर्वी अपना सिर प्रधान के सीने पर रखकर लेती हुई थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। पतिदेव मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या बात है। जैसा तुमने कहा कि सम्राट हमारी कियारा के नए युवरानी होने के लिए पत्र भेजेंगे, क्या वो सच है। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। नहीं, सम्राट सोचते हैं कि हमारी कियारा पुरानी वाली से काफी बेहतर है, इसीलिए बिल्कुल वह इस शादी को बड़ा माला समझते हैं और युवराज को भी शादी से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई अड़चन आएगी। युवराज जैसा अच्छा आदमी हमारी बेटी को मना कैसे कर सकता है। हमारी कियारा सुंदर है और गुणवान है, सबसे अच्छे से बात करती है, सबकी इज्जत करती है। जब युवराज उसे खुद मिलेंगे तो वो उसे पसंद करने लगेंगे। तुम सही हो, प्रधान ने सिर हिलाया। महल में जल्द ही एक समारोह होगा जिसमें सम्राट ने कहा है कि पूरे राज्य की कुंवारी लड़कियां वहां जरूर जाए। उर्वी ने बुरी सी शक्ल बनाई, उन दोनों नीच लड़कियों को भी। उसने फिर से बुरा मुंह बनाया। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते। आप चिंता मत करो, उर्वी ने गंदी सी मुस्कान दी। मुझे जिस बारे में बात करनी थी कि अब जब कियारा की शादी तय हो गई है तो हमें शिवानी की भी शादी करवा देनी चाहिए। शिवानी जी, वो कियारा से उम्र में बड़ी है और अगर ज्यादा दिन वो यहाँ रहेगी, चाहे भी हमारे घर न रहते हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो वो हमसे अब भी जुड़े हुए हैं। सभी लोग सोचेंगे कि बड़ी बहन की अभी तक शादी नहीं हुई और छोटी बहन की शादी राजकुमार से हो रही है। पतिदेव यह आपकी इज्जत पर भारी पड़ेगा। उर्वी ने कहा। वह तो ठीक है, लेकिन तुम शिवानी के लिए लड़का कहाँ से लाओगी। मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा आदमी उसकी तरह टूटे हुए घर में रहने वाले से शादी के लिए मानेगा, प्रधान ने गुस्से में कहा। प्रधान उन दोनों बच्चों और उनके बाप को बहुत नफरत करता था। उनकी मां ने उनके पिता को फंसाया और फिर मर गई। उर्वी मुस्कुराए, उसकी चिंता आप मत कीजिए, वह मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे पास वह उसे उत्सव से पहले करने का उपाय है। ठीक है, जितना जल्दी उतना सही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो कम सून।